अरे कमीने, रुको मत। अगर टांग टूट गई है तो रेंग कर आगे बढ़ो। तुम एक सैनिक हो या फिर फेंकने लायक लोहे का कबाड़। कान फाड़ देने वाली चीख पंजाब के पठानकोट जिले की गर्म हवा को चीर गई। जुलाई का सूरज बिना किसी रहम के परेड ग्राउंड को भून रहा था और डामर के ऊपर से गर्मी की लहरें उठ रही थीं। उस दम घुटने वाली गर्मी में सिपाही के पद का बिल्ला लगाए एक नौजवान दयनीय हालत में जमीन पर रेंग रहा था। उसकी दाहिनी टांग पर घुटने तक सफेद प्लास्टर बंधा हुआ था। धूल मिट्टी से सना प्लास्टर अपना असली रंग बहुत पहले ही खो चुका था। सैनिक के पास बैसाखी पकड़ने की भी ताकत नहीं बची थी। वह पूरी वर्दी और साजो सामान के साथ हांफते हुए अपने नाखूनों से डामर की जमीन को खुरच रहा था। कर्नल साहब, मुझे बख्श दीजिए, मैं और नहीं चल सकता। सैनिक के मुंह से निकली आवाज चीख नहीं बल्कि जीने के लिए एक गुहार थी, लेकिन उसकी गुहार बिगुल की आवाज में बेरहमी से कुचल दी गई। नाटक मत करो। तुम जैसे मानसिक रूप से कमजोर लड़कों की वजह से ही हमें ताने सुनने पड़ते हैं। यह आवाज पहली इन्फेंट्री डिवीजन की पहली बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अजय सिंह की थी। वह बिना पसीने की एक बूंद बहाए साफ सुथरी वर्दी में गिरे हुए सैनिक के सिर के पास खड़े होकर ठंडी नजरों से उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में वह सैनिक इंसान नहीं था, वह बस एक मशीन का पुर्जा था जिसे उनकी तरक्की और यूनिट के प्रदर्शन के लिए चलते रहना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सुनो सिपाही कुमार, मशीन में भी अगर तेल न डाला जाए तो जंग लग जाता है। अगर तुम जरा सी चोट लगने पर ट्रेनिंग छोड़कर बिस्तर पर पड़े रहोगे तो इस यूनिट की युद्ध क्षमता का क्या होगा? क्या मुझे तुम्हारी एक की सहूलियत के लिए अपनी पूरी बटालियन की लड़ाकू क्षमता का स्कोर कम होते हुए देखना चाहिए? अजय सिंह ने गिरे हुए सैनिक के कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज सांप की तरह जहरीली थी। खराब पुर्जे को ठीक करके इस्तेमाल किया जाता है या फिर उसे बदल दिया जाता है। अगर तुम यहां ढेर हो गए तो तुम सिर्फ एक बेकार पुर्जे हो जिसे फेंक दिया जाएगा, समझे? सिपाही कुमार की आंखों से मोटे मोटे आंसू टपककर गर्म डामर को गीला कर रहे थे। दर्द से ज्यादा अपमान और डर ने उसे अपने वश में कर लिया था। आसपास से गुजरने वाले दूसरे सैनिक और अधिकारी थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे नजर उठाकर देखें। कर्नल अजय सिंह द्वारा बनाई गई यह यूनिट एक खामोश जेल थी। हर कोई जानता था कि अगर किसी ने मदद करने की कोशिश की तो उसे भी एक बेकार पुर्जा मानकर नरक का स्वाद चखना पड़ेगा। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं। 1। अजय सिंह ने गिनती शुरू की। सिपाही कुमार चीखते हुए प्लास्टर बंधी टांग पर जबरदस्ती जोर देने लगा। हड्डी टूटने जैसा दर्द उसके दिमाग में कौंध गया। 2। तुम्हारी हरकतें देखो, कितनी सुस्त हैं। क्या मुझे तुम्हारे माता पिता को फोन करके बताना पड़ेगा कि उनका बेटा सेना के जीवन में ढल नहीं पा रहा है और बीमारी का बहाना बनाने वाला एक समस्याग्रस्त सैनिक है? यह शब्द सिपाही कुमार के बचे खुचे संयम को तोड़ने के लिए काफी थे। अपने माता पिता को चिंता में न डालने की बेताबी ने दर्द को दबा दिया। वह लड़खड़ाते हुए किसी जानवर की तरह दहाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। तभी परेड ग्राउंड के प्रवेश द्वार से एक काली सेडान कार चुपचाप अंदर आई। धूल उड़ाती हुई गाड़ी सिपाही कुमार और अजय सिंह से महज 10 मीटर की दूरी पर आकर रुकी। अजय सिंह ने त्योरी चढ़ाकर गाड़ी को घूरा। ब्रिगेडियर या डिवीजन कमांडर के आने की कोई सूचना नहीं थी। जब वह यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी अनुशासन की कार्यवाही में कौन दखल दे रहा है, तभी पिछली सीट का दरवाजा खुला। सबसे पहले जमीन पर चमचमाते हुए लड़ाकू जूते पड़े। फिर एक फुर्तीली लेकिन मजबूत काया वाली महिला अधिकारी कार से उतरी। उनके कंधे पर कर्नल के पद के अशोक स्तंभ का प्रतीक चिन्ह साफ चमक रहा था। वह नई नियुक्त हुई ब्रिगेड कमांडर कर्नल प्रिया शर्मा थीं। 34 साल की उम्र में उनका चेहरा इतना युवा था कि यकीन करना मुश्किल था, लेकिन उनकी आंखों में हजारों साल पुरानी बर्फ जैसी ठंडक थी। उन्होंने कार का दरवाजा बंद किए बिना सीधे परेड ग्राउंड के बीचों बीच चलना शुरू कर दिया। उनकी नजर अजय सिंह पर नहीं बल्कि खून बहाते हुए खड़े सिपाही कुमार की प्लास्टर बंधी टांग पर टिकी थी। अजय सिंह ने अपनी घबराहट छिपाते हुए जल्दी से सलामी दी। जय हिंद। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अजय सिंह। कमांडर, आपका स्वागत है। अगर आपने पहले सूचना दी होती तो हम मुख्य द्वार पर इंतजार कर रहे होते। प्रिया शर्मा ने अजय सिंह की सलामी का जवाब नहीं दिया, बल्कि
उन्होंने उसे ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे वह वहां हो ही नहीं। वह सिपाही कुमार के ठीक सामने आकर रुकीं। पसीने, आंसू और धूल से सने सैनिक के चेहरे को देखते हुए उन्होंने अपना मुंह खोला। आराम से एक छोटा और संक्षिप्त आदेश था, लेकिन सिपाही कुमार अजय सिंह की तरफ देखते हुए कांप रहा था और अपनी मुद्रा नहीं बदल पा रहा था। यह देखकर प्रिया शर्मा की भौहें तन गईं। उन्होंने सिपाही कुमार के कंधे पर बंधे सामान के पट्टे को जोर से पकड़ा और पैरा एसएफ में सीखी गई अपनी पकड़ और तकनीक से उन्होंने एक झटके में सामान की गांठ खोलकर उसे जमीन पर गिरा दिया। धड़ाम। भारी सामान जमीन पर गिरते ही सिपाही कुमार का शरीर लड़खड़ा गया। प्रिया शर्मा ने गिरते हुए सैनिक की बांह पकड़कर उसे सहारा दिया और फिर धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर अजय सिंह की ओर देखा। उनकी आंखों की गहराई में एक ठंडी जानलेवा चमक थी। क्या तुम्हारी आंखों में यह एक सैनिक दिखाई देता है? प्रिया शर्मा की आवाज धीमी थी, लेकिन परेड ग्राउंड के शोर को शांत करने के लिए काफी थी। अजय सिंह ने खांसकर जबरदस्ती की मुस्कान बनाई। मैम, शायद आप फील्ड यूनिट की परिस्थितियों से परिचित नहीं हैं, इसलिए हैरान हो सकती हैं, लेकिन यह एक सख्त मानसिक मजबूती का प्रशिक्षण है। इस लड़के ने ट्रेनिंग के दौरान टखने में मामूली मोच आने पर नाटक करना शुरू कर दिया था और ट्रेनिंग से बचना चाहता था। टखने में मोच। प्रिया शर्मा ने अजय सिंह की बात काट दी। उन्होंने अपनी उंगली से सिपाही कुमार की टांग की ओर इशारा किया। टखने में मोच वाले मरीज को तुम पूरा प्लास्टर चढ़ाते हो? मुझे तो यह साधारण मोच नहीं बल्कि फ्रैक्चर लग रहा है, और वो भी काफी गंभीर। वह मेडिकल ऑफिसर ने शायद कुछ ज्यादा ही। चुप रहो। प्रिया शर्मा के मुंह से निकला शब्द किसी अधिकारी की गरिमा वाला नहीं था। वह दुश्मन के कमजोर बिंदु पर हमला करने वाले चाकू की धार जैसा था। अजय सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह उनके मातहत सैनिकों के सामने उनका अपमान था। मेडिकल ऑफिसर ने ज्यादा इलाज किया? जब मैं पैरा एसएफ में थी तो मैंने भी काफी हड्डियां तोड़वाई हैं। वह सूजन, प्लास्टर के नीचे दिख रहे चोट के निशान। यह पिंडली की हड्डी में सिर्फ दरार नहीं है, यह पूरी तरह से टूट गई है, और तुम उसे पूरी वर्दी और सामान के साथ दौड़ा रहे हो। प्रिया शर्मा ने सैनिक को सहारा दे रहे हाथ को छोड़कर अजय सिंह की ओर एक कदम बढ़ाया। कद में वह छोटी थीं, लेकिन उनके तेज के आगे अजय सिंह दब गए थे। प्रिया शर्मा ने अजय सिंह के सीने पर लगे नेमप्लेट को घूरा और फिर उनकी आंखों में देखा। कर्नल अजय सिंह, तुमने अभी क्या कहा था? पुर्जा खराब हो जाए तो उसे बदल देना चाहिए। अजय सिंह ने अपने होंठ भींच लिए। वह हैरान थे कि उन्होंने उनकी बातें सुन ली थीं, लेकिन वह पीछे नहीं हटे। उन्हें विश्वास था कि वह गलत नहीं है। कमांडर, शायद मेरे शब्द थोड़े कठोर थे, लेकिन सेना युद्ध के लिए होती है। अगर एक पुर्जा ठीक से काम नहीं करता तो पूरा सिस्टम ढह जाता है। अगर हम हर सैनिक को कमजोर बनाते रहेंगे तो जरूरत पड़ने पर बंदूक कौन उठाएगा? एक कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर इस यूनिट की युद्ध क्षमता बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। अजय सिंह ने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। उन्हें लग रहा था कि उनका तर्क सेना के मूल सिद्धांतों के ज्यादा करीब है। प्रिया शर्मा ने अविश्वसनीयता से हंस दिया। युद्ध क्षमता, सिस्टम। प्रिया शर्मा ने अपना सिर टेढ़ा किया। मेरी आंखों में अभी सिस्टम को जो चीज ढा रही है वह घायल सैनिक नहीं, बल्कि एक स्वस्थ सैनिक को अपाहिज बना रहा तुम जैसा कमांडिंग ऑफिसर है। आप हद पार कर रही हैं। हद पार नहीं, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है। प्रिया शर्मा ने अपने पीछे खड़े सहायक को हाथ से इशारा किया। सहायक, तुरंत मेडिकल यूनिट से गाड़ी बुलवाकर इस सैनिक को अस्पताल भेजो और इसकी पूरी जांच रिपोर्ट, शुरुआती निदान, एक्सरे, सब कुछ मेरे ऑफिस में लेकर आओ। अगर एक भी चीज गायब हुई तो मेडिकल ऑफिसर को भी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहना। जी मैम। सहायक ने तुरंत अपना रेडियो निकाला। अजय सिंह की आंखों में घबराहट दौड़ गई। मेडिकल रिकॉर्ड की जांच करवाना युद्ध की घोषणा के बराबर था। कमांडर, यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। एक बटालियन के मामलों में यह अनावश्यक हस्तक्षेप है। हस्तक्षेप? प्रिया शर्मा ने अजय सिंह के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते हुए कहा, मैं इस ब्रिगेड के सभी सैनिकों और उपकरणों के लिए जिम्मेदार कमांडर हूं। मेरे किसी सैनिक को मेरी इजाजत के बिना नुकसान पहुंचाने से रोकना अगर अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो आज से मैं अधिकार का दुरुपयोग करने के लिए भी तैयार हूं। उन्होंने ठंडे पड़े परेड ग्राउंड पर नजर दौड़ाई। दूर काम कर रहे या ट्रेनिंग ले रहे
सैनिक डरे हुए चेहरों से इधर उधर झांक रहे थे। उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, जैसे कसाई खाने में ले जाए जा रहे जानवर हों। सिर्फ लाचारी और डर भरा था। प्रिया शर्मा ने उन आंखों को देखकर अपने दिल के एक कोने में दर्द महसूस किया। यह गुस्सा था और एक कमांडर के तौर पर गहरा अपराध बोध भी। प्रिया शर्मा ने फिर से अजय सिंह की ओर अपनी नजरें गढ़ाईं। और एक बात सुधार लो, सैनिक पुर्जे नहीं होते। जिस स्टार के लिए तुम इतने मरे जा रहे हो, उससे कहीं ज्यादा कीमती इस सैनिक की एक टांग इस देश के लिए है। उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकालकर सिपाही कुमार का धूल मिट्टी से सना चेहरा पोंछा। अचानक हुए इस स्पर्श से सिपाही कुमार चौंक कर पीछे हट गया। उसकी इस प्रतिक्रिया ने प्रिया की अट्टान की एक में अलग दोस्त को, शर्मा को और भी दुखी कर दिया। उसे कितना पीटा और प्रताड़ित किया गया होगा कि सिर्फ छूने भर से वह कांप उठता है। माफ करना, मैं देर से आई। प्रिया शर्मा के इन शब्दों में वह ठंडक नहीं थी जो अजय सिंह के लिए थी। इसमें एक अलग ही गर्माहट थी। सिपाही कुमार की आंखें भर आईं। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी कमांडिंग ऑफिसर से माफी के शब्द सुने थे। जाओ, अपना इलाज कराओ, और आज जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, समझे? सिपाही कुमार। जी मैम। मेडिकल यूनिट की एम्बुलेंस बिना सायरन बजाए तेजी से आई। जब तक मेडिकल स्टाफ सिपाही कुमार को स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे, प्रिया शर्मा उन्हें देखती रहीं। एम्बुलेंस के जाने के बाद वह फिर से अजय सिंह की ओर मुड़ी। कर्नल सिंह। जी। अजय सिंह के जवाब में अब जहर भरा था। अपने ऑफिस जाने से पहले मुझे तुम्हारी बटालियन के ऑफिस जाना होगा। जाकर अपनी आंखों से देखना होगा कि तुमने युद्ध क्षमता बनाए रखने के नाम पर अपने सैनिकों का कितना शानदार ख्याल रखा है। आपकी मर्जी, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। सब कुछ फील्ड मैनुअल और दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया गया है। अजय सिंह अंत तक ढीठ बने रहे। उनके चेहरे पर यह आत्मविश्वास झलक रहा था कि उन्होंने कागजों पर सब कुछ छेद रखा है, लेकिन वह यह नहीं जानते थे प्रिया शर्मा सिर्फ कागज के टुकड़े देखने नहीं जा रही थीं। वह उन कागजों के पीछे छिपी सैनिकों की चीखों और आंसुओं को खोजने जा रही थीं। प्रिया शर्मा ने जवाब देने के बजाय एक ठंडी मुस्कान दी। ठीक है, तो चलो तुम्हारे बनाए उस बाच का नरक का नजारा करते हैं। वह आगे बटालियन मुख्यालय की इमारत की ओर चल पड़ी। अजय सिंह अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उनके पीछे चले। परेड ग्राउंड की धूल भरी हवा उन दोनों के पीछे चक्कर काट रही थी। युद्ध शुरू हो। आगे X3 पर, अपनी X3 पर आग-फूर उनके पीछे की दौड़ भरी हवा चुका था। गोलियों की आवाज नहीं थी, लेकिन यह किसी भी लड़ाई से ज्यादा भयंकर और क्रूर होने वाली थी। बटालियन मुख्यालय की इमारत के शीशे के दरवाजे पर प्रिया शर्मा का प्रतिबिंब किसी शिकारी जानवर जैसा लग रहा था जो अपने शिकार पर नजर गड़ाए हो। उन्होंने जोर से दरवाजा धकेलकर अंदर प्रवेश किया। सभी सैनिक तुरंत अपने बैरक में इंतजार करें। कोई भी अधिकारी छुट्टी पर नहीं जाएगा। सब कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा हों। प्रिया शर्मा का आदेश गलियारे में गूंज गया। पहली बटालियन की लंबी रात शुरू हो रही थी। जैसे ही कमांडिंग ऑफिसर के ऑफिस का दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। बाहर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, लेकिन कर्नल अजय सिंह का ऑफिस एक अलग ही दुनिया थी। छत पर लगा बड़ा एयर कंडीशनर विंग की आवाज करता हुआ लगातार ठंडी हवा फेंक रहा था। चमड़े के सोफे और एयर फ्रेशनर की मिली जुली गंध वाली एक आरामदायक हवा थी। प्रिया शर्मा दरवाजे पर खड़ी होकर कुछ देर उस अजीब हवा में सांस लेती रहीं। यह परेड ग्राउंड पर खून बहाते हुए गिरे सिपाही कुमार के पसीने और धूल की गंध से बिल्कुल अलग थी। वह धीरे धीरे अजय सिंह की मेज की ओर बढ़ी। मेज पर 365 दिन दुर्घटना मुक्त का एक सुनहरा स्मृति चिन्ह चमक रहा था। अजय सिंह ने लापरवाही का दिखावा करते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने मेज पर रखी मोटी फाइलों के ढेर पर हाथ से थपथपाया। कमांडर, जैसा कि आप देख सकती हैं, हमारी बटालियन खारिय है। डिवीजन में युद्ध क्षमता माप में पहला स्थान, ट्रेनिंग मूल्यांकन में सर्वश्रेष्ठ, और सबसे बढ़कर पिछले 1 साल में एक भी सुरक्षा दुर्घटना नहीं हुई। यह डेटा मेरी कमांडिंग क्षमता को साबित करता है। प्रिया शर्मा ने बिना कुछ कहे फाइलों का ढेर उठा लिया। सैनिक जीवन परामर्श डायरी लिखी एक मोटी फाइल थी। उन्होंने पहला पन्ना पलटा। सिपाही कुमार, पारिवारिक पृष्ठभूमि संतोषजनक, साथी संबंध अच्छे, यूनिट में अनुकूलन उत्कृष्ट, विशेष टिप्पणी कोई नहीं, लांस नायक,
इंद्रजीत सिंह, वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध अच्छे, ट्रेनिंग में उत्साह उच्च, कोई चिंता नहीं। हवलदार प्रकाश चंद, भविष्य की योजना कोई चिंता नहीं, यूनिट से संतुष्टि बहुत उच्च। सैकड़ों सैनिकों के परामर्श रिकॉर्ड एक जैसे थे, एक शब्द का भी फर्क नहीं था, जैसे फोटोकॉपी मशीन से निकाले गए हों। एक ही तरह के जवाब, कोई चिंता नहीं, संतुष्ट हूं, अच्छा चल रहा है। एक ऐसी यूटोपिया का रिकॉर्ड जहां कोई शिकायत, कोई संघर्ष मौजूद नहीं था। प्रिया शर्मा ने फाइल बंद किए बिना पन्ने पलटना जारी रखा। कागज पलटने की आवाज ही उस शांत कमरे में गूंज रही थी। अजय सिंह को वह आवाज शायद परेशान कर रही थी। उन्होंने त्योरी चढ़ाकर अपना चाय का कप उठाया। लिखावट सब एक जैसी है। प्रिया शर्मा के एक वाक्य पर अजय सिंह ने चाय का कप नीचे रख दिया। जी। क्लर्क ने परामर्श के बाद सब कुछ टाइप किया है, इसीलिए सामग्री भी एक जैसी है। 500 से ज्यादा जवान लड़के एक साथ रहते हैं और किसी को खर्राटों से नींद न आने की शिकायत नहीं है। किसी का प्रेमिका से ब्रेकअप होने पर मरने का मन नहीं करता। क्या ये सब महात्मा बन गए हैं? प्रिया शर्मा ने फाइल को मेज पर फेंक दिया। धड़ाम की आवाज के साथ फाइल फिसलकर अजय सिंह के ठीक सामने रुक गई। यह परामर्श डायरी नहीं है, यह एक कहानी है जो तुमने लिखी है, जिसमें वही लिखा है जो तुम सुनना चाहते हो। कहानी, अगर सैनिक संतुष्ट हैं तो मैं जबरदस्ती शिकायतें तो नहीं लिख सकता। यह मेरे सैनिकों को परिवार की तरह प्यार और मार्गदर्शन देने का नतीजा है। अजय सिंह के चेहरे पर एक ढीठ मुस्कान तैर गई। उन्हें यकीन था, कागजों पर कोई कमी नहीं है। वह अपने अनुभव से जानते थे कि अगर सैनिकों का मुंह बंद रखा जाए तो ये कागज के टुकड़े ही सच बन जाते हैं। प्रिया शर्मा ने अजय सिंह की आंखों में सीधे देखा। पैरा एसएफ के दिनों में दुश्मन के इलाके में मौत से जूझते हुए सीखी गई उनकी छठी इंद्रिय उन्हें चेतावनी दे रही थी। यह आदमी सिर्फ एक अक्षम व्यक्ति नहीं था, वह अपनी भलाई के लिए दूसरों के दर्द को पूरी तरह से नजरअंदाज और हेरफेर कर सकता था। एक बहुत ही चालाक अपराधी। परिवार? प्रिया शर्मा ने अपने होंठ टेढ़े किए। क्या तुम अपने परिवार के किसी सदस्य को टूटी टांग के साथ, पूरी वर्दी और सामान के साथ दौड़ाते हो? अगर तुम्हारा बच्चा स्कूल में घायल होकर आए और शिक्षक कहे कि नाटक मत करो और उसे मारे, तो क्या तुम बहुत अच्छी शिक्षा है कहकर ताली बजाओगे? सेना और स्कूल अलग हैं। यहां हम उन योद्धाओं को तैयार करते हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर दुश्मन का गला काटना होता है। अजय सिंह अचानक खड़े होकर चिल्लाए। उनकी गर्दन की नसें तन गईं। योद्धा बनाए जाते हैं, प्रताड़ित करके निचोड़े नहीं जाते। और दुश्मन का गला काटने से पहले क्या तुम्हें यह ख्याल नहीं आता कि तुम अपने ही सैनिकों का गला घोंट रहे हो? प्रिया शर्मा ने ऑफिस के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। बाहर आओ, फील्ड में जांच करने चलते हैं। अभी कुछ ही देर में रोल कॉल का समय है। सैनिक तैयार हो रहे होंगे, माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त होगा। अजय सिंह ने घबराकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रिया शर्मा ने अनसुना कर दिया और दरवाजा खोल दिया। गलियारे में इंतजार कर रहे ड्यूटी ऑफिसर और अन्य अधिकारी चौंक कर सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। पहले अल्फा कंपनी के बैरक में चलते हैं, रास्ता दिखाओ। प्रिया शर्मा के आदेश पर ड्यूटी ऑफिसर ने मुश्किल चेहरे से अजय सिंह की ओर देखा। अजय सिंह ने होंठ भींचते हुए सिर हिला दिया। उन्हें विश्वास था कि उन्होंने बैरक के अंदर तक सब कुछ पूरी तरह से नियंत्रित कर रखा है। गलियारे से गुजरकर बैरक क्षेत्र में प्रवेश करते ही हवा बदल गई। कमांडिंग ऑफिसर के उनगा आठ करते ही जसमत्तान की ऑफिस की आरामदायक हवा गायब हो चुकी थी और उमस भरी गर्मी और पसीने की तीखी गंध नाक में घुस रही थी। गलियारे की सभी खिड़कियां बंद थीं और एग्जॉस्ट फैन बंद थे। प्रिया शर्मा ने अल्फा कंपनी के पहले बैरक का दरवाजा खोला। जय हिंद कंपनी, सावधान। बैरक के अंदर मौजूद करीब 20 सैनिक स्प्रिंग की तरह उछलकर अपने बिस्तरों के किनारे लाइन में खड़े हो गए। उनकी हरकतों में अनुशासन से ज्यादा जीने की एक बेताबी झलक रही थी। प्रिया शर्मा ने बैरक के अंदर कदम रखते हुए त्योरी चढ़ाई। अंदर का तापमान बाहर से भी ज्यादा महसूस हो रहा था। छत पर लगे 4 पंखों में से सिर्फ एक ही कमजोर होकर घूम रहा था और दीवार पर लगे एयर कंडीशनर का प्लग ही निकला हुआ था। सैनिकों के माथे और गर्दन पर पसीने की बूंदें थीं और उनकी वर्दी पसीने से भीगकर पीठ से चिपक गई थी। कूलिंग क्यों बंद है? प्रिया शर्मा ने ड्यूटी ऑफिसर से पूछा। वो ऊर्जा बचत के दिशा निर्देशों के अनुसार ड्यूटी के घंटों के बाद इसे चलाना प्रतिबंधित है।
ड्यूटी ऑफिसर ने अजय सिंह की ओर देखते हुए धीमी आवाज में जवाब दिया। ऊर्जा बचत? कमांडिंग ऑफिसर का ऑफिस तो ठंडा गोदाम जैसा था और सैनिकों का बैरक एक स्टीम रूम बना हुआ है। क्या यही इस यूनिट का ऊर्जा बचत का दिशा निर्देश है? प्रिया शर्मा सीधे चलकर एयर कंडीशनर का प्लग लगाने गईं। तभी उनकी नजर उस सॉकेट पर पड़ी जिसमें प्लग लगना था। वह किसी चीज से बंद था। ध्यान से देखने पर पता चला कि उस पर कई परतों में पारदर्शी टेप चिपकाया गया था और उसके ऊपर उपयोग निषिद्ध का एक स्टिकर लगा था और उसके नीचे छोटे अक्षरों में हस्ताक्षर थे। कमांडिंग ऑफिसर अजय है सिंह। प्रिया शर्मा हंस पड़ी। कमाल है, सॉकेट को ही सील कर दिया। कर्नल सिंह, समझाओ, ये क्या हरकत है? अजय सिंह हाथ पीछे बांधे धीरे धीरे पास आए। यह सैनिकों को कमजोर होने से बचाने के लिए है। गर्मियों में थोड़ी गर्मी और सर्दियों में थोड़ी ठंड सहने से ही उनकी फील्ड क्षमता बढ़ती है। एसी की हवा में आराम करने से उनका मानसिक स्तर ढीला पड़ता है, जाता है और वे सिर्फ दुर्घटनाएं करते हैं। प्रिया शर्मा ने अपने नाखून से टेप को खुरचक कर जोर से उखाड़ दिया। चर्र की आवाज ने बैरक की खामोशी को तोड़ दिया। उन्होंने प्लग लगाकर रिमोट ढूंढा और पावर बटन दबाया। बीप की आवाज के साथ एसी के पंख खुले और ठंडी हवा आने लगी। सैनिकों की आंखों में एक हलचल हुई, जैसे वह हवा कोई उद्धार हो। उनकी नजरें एसी के पंखों पर टिक गईं, लेकिन किसी ने भी राहत का भाव नहीं दिखाया, क्योंकि अजय सिंह देख रहे थे। प्रिया शर्मा बिस्तर के किनारे खड़े सैनिकों में से सबसे दुबले पतले दिखने वाले एक रंगरूट के सामने रुकीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह तरती में राधा अभी अभी यूनिट में आया हो। उसका चेहरा बेहद तनाव में था। उसके होंठ सूखे और फटे हुए थे और आंखों के नीचे गड्ढे थे। नाम क्या है तुम्हारा? सिपाही। सिपाही सूरज कुमार। उसकी आवाज फटी हुई थी। यह साफ तौर पर डिहाइड्रेशन के लक्षण थे। पानी पिया था? जी पिया था। कब? सुबह नाश्ते के समय पिया था। प्रिया शर्मा की भौहें तन गईं। अभी शाम के 7 बज चुके थे। सुबह के बाद एक घूंट भी पानी नहीं पिया? इस भीषण गर्मी में झूठ मत बोलो। सुबह के बाद पानी न पीना, यह कैसे हो सकता है? क्या वाटर कूलर खराब है? सिपाही सूरज जवाब नहीं दे सका और सिर्फ अपने होंठ चबाता रहा। उसकी आंखें बेचैनी से अजय सिंह की ओर गईं और फिर जमीन पर झुक गईं। प्रिया शर्मा ने अपना सिर घुमाकर गलियारे के अंत में लगे वाटर कूलर को देखा। वाटर कूलर के बगल में लाल अक्षरों में एक चेतावनी लिखी थी। पानी की बोतल के अलावा व्यक्तिगत कप का उपयोग निषिद्ध। पानी की आपूर्ति केवल भोजन के समय। पानी बर्बाद करने पर व्यक्तिगत समय में कटौती। उनकी मुट्ठियां भींच गईं। यह अनुशासन नहीं था, यह बुनियादी जीवन के अधिकार के साथ खिलवाड़ करने वाली एक यातना थी। पानी पीने जैसी चीज को भी नियंत्रित करके सैनिकों को मनोवैज्ञानिक रूप से झुकाने का एक घटिया तरीका। कर्नल सिंह, क्या भोजन के समय के अलावा पानी पीना भी मना है? पानी पीने के लिए इधर उधर जाने से अनुशासन भंग होता है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बिना पानी के भी रहना पड़ता है। अगर उन्हें हर समय पानी की बोतल साथ रखने की आदत पड़ गई तो वे असली लड़ाई में कैसे टिकेंगे? असली लड़ाई? फील्ड मैनुअल में कहां लिखा है कि डिहाइड्रेशन होने तक पानी मत पिलाओ? अमेरिकी सेना भी ऑपरेशन के दौरान कैमलबैक पहनकर लगातार पानी पीती है। क्या तुम्हें आधुनिक युद्ध के बुनियादी नियम भी नहीं पता? प्रिया शर्मा ने सिपाही सूरज के कंधे पर हाथ रखा। वर्दी के पार से महसूस हो रहा था कि उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। वह हीट स्ट्रोक से बस एक कदम दूर था। ड्यूटी ऑफिसर, तुरंत फ्रिज से ठंडा पानी लाकर सभी कंपनी के जवानों को पिलाओ। लेकिन कमांडर, फ्रिज में सिर्फ अधिकारियों के लिए पेय पदार्थ हैं। सैनिकों को फ्रिज का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। मजाक कर रहे हो? प्रिया शर्मा की चीख से बैरक की खिड़कियां कांप गईं। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। अधिकारियों के पीने वाले पेय हों या पानी, सब कुछ निकाल कर लाओ तुरंत। ड्यूटी ऑफिसर घबराकर ऑफिस की ओर भागा। कुछ देर बाद पानी की बोतलें और एनर्जी ड्रिंक के कैन लिए अधिकारी हड़बड़ी में दौड़ते हुए आए। प्रिया शर्मा ने खुद एक एनर्जी ड्रिंक का कैन खोलकर सिपाही सूरज के हाथ में थमा दिया। पियो, एक घूंट में खत्म करो। सिपाही सूरज ने कैन पकड़े हुए हाथ कांप रहे थे। उसके ताम के एक खूंट में अधिकारी हाथ में। सामने जीवन रक्षक पानी था, लेकिन वह पी नहीं पा रहा था। अजय सिंह की नजरें खंजर की तरह उस पर गड़ी थीं। वह जानता था कि अगर उसने अभी पानी पी लिया तो कमांडर के जाने के बाद उसे किस तरह की सजा का सामना करना पड़ेगा। मैं ठीक हूं।
मुझे प्यास नहीं है। सिपाही सूरज ने रोते हुए मना कर दिया। यह देखकर प्रिया शर्मा का दिल टूट गया। प्यास जैसी एक बुनियादी वृत्ति भी डर के आगे हार गई थी। प्रिया शर्मा ने सिपाही सूरज के हाथ से कैन छीन लिया और अजय सिंह के पास गईं। देखो कर्नल सिंह, क्या तुम्हारी नजर में यह अनुशासित व्यवहार है? यह एक कमांडिंग ऑफिसर के आदेश का पूर्ण पालन है। क्या यह शानदार नहीं है? यह पालन नहीं बल्कि पाले हुए जानवर का व्यवहार है। मैं अच्छी तरह से समझ गई हूं कि तुमने सैनिकों को किस भयानक तरीके से गैसलाइट किया है। प्रिया शर्मा ने कैन को अजय सिंह की वर्दी की ऊपरी जेब में जोर से घुसा दिया। ध्यान से सुनो, अभी से इस यूनिट के सभी आंतरिक नियम रद्द किए जाते हैं। शौचालय, पीने का पानी, कूलिंग, व्यक्तिगत समय, सब कुछ सेना के नियमों के अनुसार बहाल किया जाएगा। अगर कल सुबह तक तुम्हारे बनाए गए उन कचरा नियमों में से एक भी चीज बची रही तो बात सिर्फ नौकरी से निकालने पर खत्म नहीं होगी। वह फिर से सैनिकों की ओर मुड़ी। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं पहली ब्रिगेड की कमांडर कर्नल प्रिया शर्मा हूं। आज से तुम्हें परेशान करने वाले किसी भी अनुचित आदेश का पालन करने की जरूरत नहीं है। मैं जिम्मेदारी लेती हूं। पानी पीना हो तो पियो, शौचालय जाना हो तो जाओ, समझे? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। खामोशी, एक भारी खामोशी ने बैरक को दबा दिया था। सैनिकों में जवाब देने की भी हिम्मत नहीं थी। पिछले एक साल में जिन्होंने भी अजय सिंह का विरोध किया था या बाहर शिकायत करने की कोशिश की थी, उन सभी को बेरहमी से कुचल दिया गया था और जेल भेज दिया गया था। यह सबने देखा था। यह डर कि नई कमांडर तो एक दिन चली जाएंगी, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर अजय सिंह उनके साथ ही रहेंगे, उनके मुंह पर ताला लगा गया था। प्रिया शर्मा उस खामोशी का मतलब समझ गईं। यह सिर्फ कुछ आदेशों से हल होने वाली समस्या नहीं थी। जब तक उनकी आत्मा में गहरे दबे डर की जड़ों को उखाड़ नहीं फेंका जाता, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। तभी बैरक के एक कोने में खड़े एक हवलदार की नजर प्रिया शर्मा से मिली। हवलदार की आंखों में एक बेचैनी थी, कुछ कहने की तीव्र इच्छा, लेकिन बोलने पर मौत के डर के बीच एक कशमकश। प्रिया शर्मा ने उस हवलदार का नेमप्लेट देखा। हवलदार इंद्रजीत सिंह। हवलदार, कुछ कहना है? हवलदार इंद्रजीत सिंह चौंक कर अपने होंठ भींच गया। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची थीं कि वे सफेद पड़ गईं। बगल में खड़े अजय सिंह ने धीरे से खांसा। खम। उस छोटी सी खांसी की आवाज से हवलदार इंद्रजीत सिंह के कंधे झुक गए। उसने अपना खांसा, सिर नीचे झुका लिया और जोर से चिल्लाया, हम खुश हैं, पहली बटालियन की जय। जैसे किसी रोबोट ने रटे रटाए संवाद बोले हों, उसकी आवाज में एक गीलापन और निराशा छिपी थी। प्रिया शर्मा ने कड़वाहट भरे चेहरे से सिर हिलाया। अभी उन्हें जबरदस्ती बोलने पर मजबूर करना जहर के समान हो सकता था। ठीक है, समझ गई। प्रिया शर्मा ने बैरक से बाहर निकलते हुए अजय सिंह से धीरे से कहा, आज रात प्रार्थना करना कि कल सूरज उगने से पहले तुम्हारे छिपाए गए गंदे राजों में से एक भी कम उजागर हो। प्रिया शर्मा गलियारे में आ गईं। पीछे पीछे आए सहायक को उन्होंने चुपचाप निर्देश दिया, सहायक, आज रात ड्यूटी रूम की स्थिति पर नजर रखना और इंटेलिजेंस ऑफिसर से संपर्क करके कल सुबह ड्यूटी शुरू होने से पहले पहली बटालियन के पिछले 3 महीने के सीसीटीवी फुटेज हासिल करने को कहो। अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट किया गया हो तो फॉरेंसिक की भी तैयारी करने को कहना। समझ गई मैम। लेकिन कमांडर, अगर सैनिक अपना मुंह नहीं खोलेंगे तो सबूत इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होगा। सहायक की चिंता भरी बात पर प्रिया शर्मा ने कसकर बंद बैरक के दरवाजे को देखते हुए जवाब दिया, मुंह खुलवाना पड़ेगा। अगर हम डर से ज्यादा बड़ा विश्वास दिखाएं तो वे बोलेंगे। और उनकी आंखों में एक तेज चमक थी। दरार जरूर होगी। यह पात दिखने वाली खामोशी का गठबंधन भी एक छोटी सी दरार से ढह जाता है। आज रात हम उस दरार को खोजेंगे। प्रिया शर्मा ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। पैरा एसएफ के दिनों में साथ काम करने वाले एक पुराने साथी को, जो अब रक्षा मंत्रालय की जांच एजेंसी में काम करता था, उन्होंने एक संदेश भेजा, मदद चाहिए, कुछ कचरा साफ करना है। संदेश भेजने वाले बटन को दबाते हुए उनकी उंगली में ताकत आ गई। पठानकोट में रात गहरी हो रही थी, लेकिन पहली बटालियन की असली लड़ाई अभी शुरू हो रही थी। अंधेरे में सांस रोके सैनिकों की सांसों की आवाज प्रिया शर्मा के कानों में एक भ्रम की तरह गूंज रही थी। उन्होंने कसम खाई,
कि वह इन सांसों को जरूर आरामदायक बनाएंगी। रात गहरी हो चुकी थी। घने अंधेरे ने पहली बटालियन के कैंप को निगल लिया था, लेकिन उस अंधेरे से भी ज्यादा गहरा और भारी डर सैनिकों के बिस्तरों पर छाया हुआ था। कर्नल प्रिया शर्मा के जाने के बाद का माहौल तूफान से पहले की शांति जैसा था, लेकिन यह शांति आने वाले प्रतिशोध के डर की वजह से थी। सुबह 2 बजे जब सब सो रहे थे, कमांडिंग ऑफिसर के ऑफिस की बत्ती जल रही थी। कर्नल अजय सिंह खिड़की से बाहर के अंधेरे को घूरते हुए धीरे धीरे गुर्रा रहे थे। उनके पीछे 50 साल के करीब के एक सूबेदार मेजर हाथ पीछे बांधे खड़े थे। वह अजय सिंह के हाथ पैर बनकर यूनिट के हाथ पीछे के लिए जली करेगा अजय सिंह के हाथ पैर बनकर की हजा रहे थे। सभी गंदे काम करते थे। सूबेदार मेजर, आज कमांडर के आने के बाद लड़कों की आंखों में कुछ बदलाव नहीं दिखा? खासकर अल्फा कंपनी वालों की। सिपाही सूरज की बात कर रहे हैं। साहब, उस लड़के को मैंने अलग से समझा दिया है। उसने यह बयान भी दे दिया है कि कमांडर के सामने घबराहट में उसने बकवास की थी। समझा दिया? अजय सिंह हंसते हुए मुड़े। उनके हाथ में एक भारी छड़ी थी। मशीन जब एक बार खराब होती है तो उसे खोलना पड़ता है। अगर तेल डालने से काम न चले तो हथौड़े से पीटकर सीधा करना पड़ता है। आज रात कुछ मरम्मत करनी होगी, समझ गया? हस्ता 3 चाह पर एक बार पतरी है। साहब, स्टोर रूम खाली करवा दूंगा। अजय सिंह की मरम्मत का क्या मतलब था, यह सूबेदार मेजर अच्छी तरह जानते थे। यह उनका एक कोड वर्ड था, जिसका मतलब था इंसान को इंसान न समझना। उसी समय ब्रिगेड कमांडर के ऑफिस में प्रिया शर्मा कागजों के ढेर में दबी हुई थीं। वह पिछले 3 सालों की पहली बटालियन के सैनिकों की रिपोर्ट, मेडिकल रिकॉर्ड और मिलिट्री पुलिस के घटना रिकॉर्ड देख रही थीं। अजीब है, वह पेन खटखटाते हुए बड़बड़ाईं, दुर्घटनाएं न के बराबर हैं। 3 सालों में भगोड़ा, आत्महत्या का प्रयास, यहां तक कि साधारण मारपीट का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। 500 से ज्यादा 20 साल के जोशीले लड़के एक साथ रहते हैं। क्या यह सांख्यिकीय रूप से संभव है? बगल में ऊँघ रहा ड्यूटी सहायक चौंक कर जाग गया। माफ करना मैम, सुना है कि पहली बटालियन का अनुशासन बहुत सख्त है। अनुशासन सख्त नहीं, मुंह बंद किया गया है। या तो रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया है, या फिर दुर्घटना होने से पहले ही समस्या पैदा करने वाले लड़कों को कहीं और भेज दिया गया है। प्रिया शर्मा की आंखें तेज हो गईं। वह अपनी जगह से उठी और वर्दी पहनी। चलो, कहां जा रही हैं मैम? अभी सुबह है। चोर को पकड़ना है तो रात में ही निकलना पड़ता है। पहली बटालियन का बॉयलर रूम, स्टोर रूम और इस्तेमाल न होने वाले पुराने बैरक, नक्शे पर न दिखाई देने वाली जगहों को खोजना होगा। प्रिया शर्मा को अंदेशा हो रहा था। पैरा एसएफ में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान सीखी गई उनकी छठी इंद्रिय उन्हें बता रही थी। सबसे प्रातिसन कराभी को दिखने वाली जगह पर ही सबसे सड़ा हुआ घाव छिपा होता है। सुबह की हवा ठंडी थी। प्रिया शर्मा ने टॉर्च भी नहीं जलाई और बिल्ली की तरह बिना आवाज किए पहली बटालियन के बैरक के पीछे की ओर बढ़ी। पैरा एसएफ में सीखी गई घुसपैठ की तकनीक की वजह से पहरे पर खड़े संतरी भी उनकी आहट महसूस नहीं कर है पाए। वह एक जर्जर अस्थायी इमारत के सामने रुकी जो बैरक के पीछे सैंडविच पैनल से बनी थी। दरवाजे पर सामान गोदाम का एक पुराना बोर्ड लगा था और दरवाजा कसकर बंद था, लेकिन खिड़की की दरार से एक धुंधली रोशनी बाहर आ रही थी। सामान गोदाम में बत्ती जल रही। प्रिया शर्मा ने सहायक को चुप रहने का इशारा किया और अपना कान इमारत से सटा दिया। अंदर से किसी को पीटने और दबी हुई चीखों की आवाज आ रही थी। ओह, आह, मुझे छोड़ दो, चिल्लाओ मत, बाहर कोई सुन लेगा। तुम्हारी वजह से आज साहब का मूड कितना खराब है पता है। कमांडर के सामने आंखें घुमाते हो, पानी पीते हो। एक जानी पहचानी आवाज थी। यह दिन में अजय सिंह के साथ घूमने वाला अल्फा कंपनी का क्लर्क था। प्रिया शर्मा की आंखों में आग जल उठी। उन्हें अब और छिपने की जरूरत महसूस नहीं हुई। बंद दरवाजे को तोड़ने की भी जरूरत नहीं थी। उन्होंने दरवाजे के एक तुरी है आग हैंडल को पकड़कर पूरी ताकत से खींचा और फिर अपने लड़ाकू जूते से कब्जे पर सटीक वार किया। कड़क पुराना दरवाजा चीखता हुआ टूट गया। अंदर का नजारा किसी नरक से कम नहीं था। छत पर लगी एक धुंधली बत्ती के नीचे दिन में देखा गया हवलदार इंद्रजीत सिंह एक कुर्सी से बंधा हुआ था। उसका चेहरा खून से लथपथ था और क्लर्क हाथ में बेसबॉल का बल्ला लिए हाँफ रहा था। जमीन पर पानी फैला हुआ था और कोने में लोहे के पाइप पड़े थे।
जो पैरा एसएफ की यातना प्रशिक्षण में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों जैसे दिख रहे थे। यह गोदाम नहीं, बल्कि अजय सिंह का पुर्जे मरम्मत कक्ष था। यह क्या हो रहा है? प्रिया शर्मा की चीख ने उस छोटी सी जगह को हिला दिया। क्लर्क ने जैसे कोई भूत देख लिया हो, वह चौंक कर बल्ला गिरा दिया। कमांडर, इंसान को बांधकर पीट रहे हो। प्रिया शर्मा क्लर्क की ओर बढ़ी। उनके गुस्से से डरकर क्लर्क पीछे हटने लगा। यह एक गलतफहमी है। इस लड़के ने अनुशासनहीनता की थी। धम। बहाने बनाने वाले क्लर्क के सीने में प्रिया शर्मा का घूंसा लगा। वह बिना चीखे जमीन पर गिरकर उल्टियां करने लगा। प्रिया शर्मा ने गिरे हुए उस पर नजर भी नहीं डाली और हवलदार इंद्रजीत सिंह के पास जाकर रस्सी खोलने लगी। हवलदार, होश में आओ, मैं हूं तुम्हारी कमांडर। हवलदार इंद्रजीत सिंह ने सूजी हुई आंखों को मुश्किल से खोला और प्रिया शर्मा को देखा। उसकी नजरें धुंधली थीं। कमांडर, माफ करना, मैं एक पुर्जा हूं, एक बेकार पुर्जा। वह बड़बड़ा रहा था। यह दिखाता था कि अजय सिंह का ब्रेन वॉश कितना गहरा था। प्रिया शर्मा ने अपने अंदर उठ रहे गुस्से को दबाया और हवलदार को कसकर गले लगा लिया। नहीं, तुम बेकार पुर्जे नहीं हो। तुम भारतीय सेना के हवलदार इंद्रजीत सिंह हो, मेरे सैनिक हो, समझे? तभी बाहर से जूतों की खटपट की आवाज आई। शोर सुनकर 5 मिनट की क्विक रिएक्शन टीम, ड्यूटी ऑफिसर और सूचना पाकर भागे भागे अजय सिंह दरवाजे पर दिखाई दिए। अजय सिंह ने अस्त व्यस्त अंदर का नजारा देखकर कुछ देर के लिए घबराए, लेकिन फिर उन्होंने अपना चेहरा संभाला और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, कमांडर, आधी रात को दूसरे की यूनिट का गोदाम क्यों तोड़कर घुसी और क्लर्क को पीटा भी? यह साफ तौर पर सैन्य कानून का उल्लंघन है। वह उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था। साफ सबूत होने के बावजूद वह अपनी गलती छिपाकर प्रिया शर्मा पर हमला करने का मौका ढूंढ रहा था। प्रिया शर्मा ने हवलदार को सहायक को सौंपा और धीरे धीरे उठी। उनके शरीर से निकल रहा तेज अजय सिंह पर भारी पड़ रहा था। सैन्य कानून का उल्लंघन। प्रिया शर्मा ने अपने खून से सने दस्ताने उतारकर जमीन पर फेंक दिए। चलो हिसाब करते हैं। आधी रात को एक सैनिक को अवैध रूप से बंधक बनाना और विशेष हथियारों से पीटना सैन्य कानून नहीं, बल्कि भारतीय दंड संहिता के तहत एक गंभीर अपराध है और इसका आदेश देने वाला कमांडिंग ऑफिसर एक सह अपराधी है। आदेश? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। क्लर्क शायद अनुशासन सिखाते हुए थोड़ा ज्यादा भावुक हो गया होगा। मुझे अफसोस है, लेकिन यह एक व्यक्तिगत गलती है। अजय सिंह ने अपनी गलती से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। जमीन पर पड़ा क्लर्क विश्वासघात भरी नजरों से अजय सिंह को देख रहा था, लेकिन अजय सिंह ने उसकी ओर देखा भी नहीं। व्यक्तिगत गलती? प्रिया शर्मा ने अपनी जेब से एक रिकॉर्डर निकाला। इस कमरे में घुसने से पहले से रिकॉर्डिंग चल रही है। क्या मैं सुनाऊं कि क्लर्क ने क्या कहा? साहब का मूड खराब है, साहब ने मरम्मत करने को कहा है। क्या तुम्हें लगता है कि यह व्यक्तिगत गलती कहकर दब जाएगा? अजय सिंह का चेहरा पहली बार बिगड़ा, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थे। एक रिकॉर्डिंग से आप मुझे फंसाएंगी? क्या यह सबूत के तौर पर मान्य होगा? यह भी देखना पड़ेगा। और कमांडर, यह मेरा इलाका है, कृपया अभी यहां से चली जाइए। अजय सिंह ने इशारा किया और पीछे खड़े हथियारों से लैस क्विक रिएक्शन टीम के सैनिक हिचकिचाते हुए अपनी बंदूकें उठाने लगे। यह अनुशासनहीनता थी। बंदूकें नीचे करो। प्रिया शर्मा की आवाज धीमी लेकिन असरदार थी। उन्होंने सैनिकों को घूरा नहीं, बल्कि एक दया भरी नजर से उन्हें देखा। तुम्हारा साथी पिट रहा है और तुम उसे बचाने के लिए बंदूक उठा रहे हो? उस कचरा इंसान को बचाने के लिए तुम अपने साथी पर बंदूक तानोगे? सैनिकों की बंदूकें कांपने लगीं। वे भी जानते थे कि इस गोदाम में क्या होता है, कि अंदर से आने वाली चीखें किसकी थीं। मैं पहली ब्रिगेड की कमांडर हूं। मैं अभी इसी समय पहली बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अजय सिंह के कमांडिंग अधिकार को निलंबित करती हूं। क्विक रिएक्शन टीम, अजय सिंह और क्लर्क को गिरफ्तार करो। यह एक आदेश है। एक खामोशी, एकदम घुटने वाली खामोशी छा गई। सैनिक अजय सिंह और प्रिया शर्मा के बीच उलझ गए। अजय सिंह डर का प्रतीक थे और प्रिया शर्मा एक अनजान उद्धारकर्ता। तभी सहायक के सहारे खड़ा हवलदार इंद्रजीत सिंह खून खौला देने वाली आवाज में चिल्लाया, अरे कमीनो, मैं हूं इंद्रजीत, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा सीनियर। कब तक उस शैतान के नीचे कुत्ते की तरह जीते रहोगे? वह चीख एक ट्रिगर बन गई। क्विक रिएक्शन टीम के लीडर ने फैसला किया,
और अपनी बंदूक कंधे पर टांग कर आगे बढ़ा। माफ करना साहब, हम आदेश का पालन करेंगे। लीडर के बाद बाकी सैनिक भी अजय सिंह की ओर दौड़े। अजय सिंह अविश्वसनीयता से पीछे हटे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन सैनिकों को वह पुर्जे समझते थे वे इंसान बनकर उस पर टूट पड़े। यह विद्रोह है, तुम सबको जेल भिजवाऊंगा, छोड़ो मुझे। अजय सिंह छटपटाते रहे, लेकिन वे जवान सैनिकों की ताकत का सामना नहीं कर सके। उन्हें जमीन पर दबोच लिया गया और प्रिया शर्मा ने ठंडी नजरों से उन्हें देखा। यह विद्रोह नहीं, क्रांति है। प्रिया शर्मा हवलदार इंद्रजीत के पास गईं। शुक्रिया, हिम्मत दिखाने के लिए। हवलदार फूट फूट कर रो रहा था। यह दर्द के आंसू नहीं, बल्कि दबे हुए दुख और आजादी के आंसू थे। लेकिन स्थिति अभी खत्म नहीं हुई थी। दबोचे गए अजय सिंह ने एक जहरीली मुस्कान दी। हाँ कमांडर, मुझे गिरफ्तार करने से क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? मेरा बनाया हुआ सिस्टम इतना कमजोर नहीं है। सबूत? उस एक रिकॉर्डिंग से आप मेरी नौकरी ले लेंगी? मेरे सेना मुख्यालय में ऊंचे संपर्क हैं। कल सुबह तक मैं छूट जाऊंगा और आप अधिकार का दुरुपयोग करने के आरोप में अपनी नौकरी खो देंगी। उसके शब्द सिर्फ डींग नहीं थे। सेना जैसे संगठन की प्रकृति के कारण अगर कोई ठोस सबूत और निर्णायक हमला न हो तो यह एक राजनीतिक लड़ाई में बदल सकता था और मामला रफा दफा हो सकता था। सिर्फ मारपीट का आदेश देने से उसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता था। कुछ बड़ा और ज्यादा ठोस चाहिए था। हवलदार इंद्रजीत सिंह ने कांपते हाथों से प्रिया शर्मा का कपड़ा पकड़ा। मैम, मेरे पास है सबूत। क्या? अजय सिंह के असली शैतान होने का सबूत। उसने एक इंसान को मारकर उसे छिपाया है, उसका सबूत मेरे लॉकर में है। अजय सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। वह बेतहाशा चिल्लाया, चुप हो जा, मुंह बंद कर अपना। अगर तूने बोला तो तुझे जान से मार दूंगा, तेरे परिवार को भी नहीं छोड़ूंगा। प्रिया शर्मा ने अपने जूते से अजय सिंह का मुंह बंद कर दिया। बकवास बंद कर, अगर और कुछ कहा तो तेरा जबड़ा तोड़ दूंगी। उन्होंने हवलदार इंद्रजीत से आंखें मिलाईं। बताओ कहां है? मेरे लॉकर में, एक किताब के अंदर। उसे काट कर छिपाया है। सिपाही सुमित ने मरने से पहले जो रिकॉर्डर छोड़ा था। सिपाही सुमित 3 महीने पहले एक साधारण फिसलकर गिरने से हुई मौत के रूप में दर्ज किया गया एक सैनिक। प्रिया शर्मा के दिमाग में पहली बटालियन के रिकॉर्ड में देखा गया कोई दुर्घटना नहीं शब्द कौंध गया। दुर्घटनाएं नहीं हुई थीं, बल्कि मौत को भी दुर्घटना के रूप में छिपा दिया गया था। चलो। अल्फा कंपनी के बैरक में प्रिया शर्मा ने पीछे मुड़े बिना दौड़ना शुरू कर दिया। अजय सिंह की आंखों में निराशा और हत्या की इच्छा एक साथ दिखाई दी। वह जानता था कि उस रिकॉर्डर के दुनिया के सामने आने का मतलब सिर्फ उसकी सैन्य सेवा का अंत नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का अंत था। सुबह 3 बजे अल्फा कंपनी के बैरक के सामने प्रिया शर्मा तूफान की तरह गलियारे से गुजरकर बैरक का दरवाजा खोला। सो रहे सैनिक चौंक कर उठ गए, लेकिन वह बिना रुके हवलदार इंद्रजीत सिंह के लॉकर की ओर बढ़ी। लॉकर के अंदर एक पुरानी किताब रखी थी। बाहर से देखने में साधारण लग रही थी, लेकिन जब प्रिया शर्मा ने उसे उठाया तो उनकी उंगलियों पर एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। उन्होंने किताब खोली। अंदर के पन्ने एक चौकोर आकार में कटे हुए थे और उसके अंदर उंगली के आकार का एक छोटा सा रिकॉर्डर था। यही था अजय सिंह जैसे मजबूत किले को ध्वस्त करने वाला डायनामाइट। लेकिन तभी सब रुक जाओ। गलियारे के अंत से एक चीख सुनाई दी। अजय सिंह के सबसे करीबी पहली बटालियन के सूबेदार मेजर और करीब 10 एनसीओ दौड़ते हुए आ रहे थे। उनके हाथों में डंडे और फावड़े थे। अजय सिंह के ले जाते समय भेजे गए गुप्त संकेत पर वे भागे भागे आए थे। कमांडर, हम यह आपको नहीं दे सकते, इसे हमें दे दीजिए। सूबेदार मेजर ने खतरनाक चेहरे से हाथ आगे बढ़ाया। वह प्रिया शर्मा को एक महिला समझकर कम आंक रहा था। वह जानता था कि वह विशेष बल से हैं, लेकिन उसे लगा कि अगर सब मिलकर हमला करेंगे तो वे उसे छीन सकते हैं। हाँ, प्रिया शर्मा ने अविश्वसनीयता से हंस दिया। सैनिक अपने दुश्मन से लड़ने के लिए दिए गए उपकरणों से अपने अधिकारी को धमका रहे हैं। तुम लोग होश में हो? हम सिर्फ कमांडिंग ऑफिसर के आदेश का पालन कर रहे हैं। हमें सूचना मिली है कि आप कमांडिंग ऑफिसर को फंसाने के लिए सबूतों में हेरफेर कर रही हैं। सबूत हासिल करने के लिए हम बल प्रयोग करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। सूबेदार मेजर ने अजय सिंह से सीखे हुए तरीके से तर्क को तोड़ मरोड़ कर आगे बढ़ा। सैनिक डर के मारे बिस्तरों के कोनों में सिमट गए। प्रिया शर्मा ने रिकॉर्डर को अपनी ऊपरी जेब में रखा और जिप बंद कर दी।
और फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपने दस्ताने फिर से पहने। बल प्रयोग दिलचस्प है। पैरा एसएफ छोड़ने के बाद से शरीर को गर्म करने का मौका नहीं मिला था। पकड़ो। सूबेदार मेजर के इशारे पर 3 एनसीओ प्रिया शर्मा की ओर दौड़े। एक बड़े शरीर वाले हवलदार ने प्रिया शर्मा का कंधा पकड़ने की कोशिश की। उसी पल प्रिया शर्मा का शरीर भूत की तरह घूमा। फट! उन्होंने हवलदार का हाथ झटक दिया और उसकी बांह पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। आह! हवलदार का शरीर हवा में एक चक्कर लगाकर जमीन पर गिर गया। यह एक परफेक्ट जूडो थ्रो था। धड़ाम की आवाज से बैरक का फर्श कांप गया। बाकी 2 लोग घबराकर रुक गए, लेकिन प्रिया शर्मा ने उन्हें मौका नहीं दिया और एक के घुटने पर लो किक मारी और दूसरे के सीने में हथेली से धक्का देकर उसे दूर फेंक दिया। पलक झपकते ही 3 लोग ढेर हो गए। सूबेदार मेजर की आंखें फटी रह गईं। यह कोई साधारण मार्शल आर्टिस्ट नहीं थी, यह एक मानव हथियार थी जिसे मारने की कला सिखाई गई थी। अगला। प्रिया शर्मा की सांस भी नहीं फूली थी। उन्होंने सूबेदार मेजर को देखा। लड़ना है तो सब एक साथ आओ, मेरे पास समय नहीं है। सूबेदार मेजर पीछे हट गया। डर एक महामारी की तरह फैल गया। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे हमला करें। तभी बैरक के बाहर से एक नारा सुनाई दिया, कमांडर को बचाओ। यह अल्फा कंपनी के सैनिक थे। हवलदार इंद्रजीत सिंह की चीख सुनकर जाग चुके सैनिक और बगल के बैरकों से खबर सुनकर दौड़े आए। ब्रावो और चार्ली कंपनी के सैनिक गलियारे में भर गए थे। वे अब डरपोक नहीं थे। झाड़ू, पोंछा या फिर खाली हाथ ही सही, वे उन अधिकारियों को घेर रहे थे जो उन्हें दबाते थे। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह अनुशासनहीनता है, सूबेदार मेजर चिल्लाया, लेकिन सैकड़ों गुस्साई आंखों के सामने वह बेबस था। पकड़ो। प्रिया शर्मा के छोटे से आदेश पर सैनिक वाह करते हुए दौड़े और सूबेदार और एनएससीओ को दबोच लिया। यह उनके दबे हुए गुस्से का विस्फोट था। प्रिया शर्मा ने यह नजारा देखकर एक अजीब भावना महसूस की। यह उन्होंने नहीं बचाया था, वे खुद अपने खोल करता है को तोड़कर बाहर आए थे। स्थिति सामान्य होने पर प्रिया शर्मा ने अपनी जेब से रिकॉर्डर निकाला। सुनते हैं इसके अंदर क्या सच छिपा है। बैरक में मौजूद सभी ने अपनी सांसें रोक लीं। प्रिया शर्मा ने प्ले बटन दबाया। चर्र चर्र की आवाज के बीच एक कांपती हुई आवाज सुनाई दी। मैं सिपाही सुमित कुमार हूं। आज मुझे कमांडिंग ऑफिसर के ऑफिस में बुलाया गया था। मैंने कहा कि मैं घायल टांग से ट्रेनिंग नहीं कर सकता, तो कर्नल अजय सिंह ने मुझे पीटा और कहा। रिकॉर्डर में एक भारी पिटाई की आवाज के साथ अजय सिंह की शैतानी आवाज सुनाई दी। अरे कमीने, अगर तू मर गया तो क्या मुझे दुख होगा? मैं सामान की लिस्ट में नुकसान दर्ज करके नया पुर्जा मंगवा लूंगा। अगर तूने आत्महत्या कर ली तो मैं तुझे मानसिक रूप से कमजोर बताकर मामले को रफा दफा कर दूंगा। मेरी सर्विस रिकॉर्ड पर कोई दाग नहीं लगेगा, इसलिए मरना है तो शांति से मर, मेरे रास्ते में मत आ। और फिर सिपाही सुमित के रोने की आवाज, मां याद आ रही है, बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो। रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हो गई। बैरक में रोने का माहौल बन गया। सिपाही सुमित की मौत फिसलने से नहीं हुई थी, वह अजय सिंह की मारपीट, दबाव और प्रताड़ना से तंग आकर छत से गिरकर मरा था। एक सामाजिक हत्या, और अजय सिंह ने इसे एक दुर्घटना बताकर मामले को दबा दिया था। प्रिया शर्मा की आंखों से गर्म आंसू बह निकले। उन्होंने रिकॉर्डर को कसकर पकड़ लिया। रिकॉर्डर जैसे टूट जाएगा। यह है कमीना, उन्होंने दांत पीसे। वह माफ नहीं कर सकती थी। यह सैनिक नहीं, एक हथियारा था। सभी सैनिक परेड ग्राउंड में इकट्ठा हों। सुबह की रोल कॉल मैं खुद लूंगी। सुबह 6:30 बजे सूरज उग चुका था। पहली बटालियन के परेड ग्राउंड में सभी सैनिक इकट्ठा थे। मंच पर रस्सी से बंधे अजय सिंह, सूबेदार मेजर और उनके साथी एनएससीओ घुटनों के बल बैठे थे। अजय सिंह अभी भी सिर ऊंचा किए हुए थे। यह एक साजिश है, यह एक बनावटी रिकॉर्डिंग है। एक कमांडर, एक कमांडिंग ऑफिसर के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है? अगर मैंने सैन्य अदालत में अपील की तो तुम खत्म हो जाओगी। वह आखिरी बार छटपटा रहा था। प्रिया शर्मा ने माइक पकड़ा और मंच के सामने आई। उनके पीछे बड़े स्पीकर लगे थे। पहली बटालियन के जवानों, आज हम एक शर्मनाक सच का सामना कर रहे हैं। उनकी आवाज स्पीकर से पूरे परेड ग्राउंड में गूंज गई। हम यहां देश की रक्षा करने आए हैं, गुलाम बनने नहीं। हम एक दूसरे की पीठ की रक्षा करने वाले साथी हैं, इस्तेमाल करके फेंकने वाले पुर्जे नहीं। प्रिया शर्मा ने रिकॉर्डर को माइक के पास लगाया और प्ले बटन दबाया। अजय सिंह की आवाज बड़े स्पीकरों के माध्यम से पूरी यूनिट में
बल्कि पूरे पठानकोट में गूंजने लगी। अगर तू मर गया तो मैं सामान की लिस्ट में नुकसान दर्ज करके नया पुर्जा मंगवा लूंगा। अजय सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। परेड ग्राउंड में खड़े हजारों सैनिक बड़बड़ाने लगे। गुस्से की एक लहर उठी। उस कमीने ने सुमित को मारा है, मार डालो उसे। सैनिकों की चीखें फूट पड़ी। अजय सिंह को अब स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उसका बनाया हुआ झूठ का विशाल महल ढह रहा था। प्रिया शर्मा ने हाथ उठाकर सैनिकों को शांत किया। कहते हैं कानून दूर है और मुक्का पास। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं इस आदमी को अपने हाथों से चीर डालूं, लेकिन वह अजय सिंह के पास गई। हम सैनिक हैं, सम्मान जानने वाले सैनिक। हम उस कचरे जैसे राक्षस नहीं बनेंगे। प्रिया शर्मा ने अजय सिंह के कंधे पर लगे कर्नल के पद के चिन्ह को जोर से फाड़ दिया। चर पद का चिन्ह फटते ही अजय सिंह की वर्दी फट गई। तुम कमांडिंग ऑफिसर बनने के लायक नहीं हो, इंसान बनने के भी लायक नहीं हो। तुम अब कर्नल अजय सिंह नहीं, बल्कि हत्या के आरोपी और एक शर्मनाक अपराधी अजय सिंह हो। तभी परेड ग्राउंड के प्रवेश द्वार से मिलिट्री पुलिस और जांच एजेंसी की गाड़ियां लाइन में आने लगीं। यह वे जांच अधिकारी थे जिन्हें प्रिया शर्मा ने रात भर में संपर्क किया था। अजय सिंह, आपको अधिकार का दुरुपयोग, क्रूरता और सिपाही सुमित कुमार की मौत के मामले को छिपाने और उकसाने के आरोप में तत्काल गिरफ्तार किया जाता है। अजय सिंह के हाथों में हथकड़ियां लग गईं। ठंडी धातु की आवाज ने उसके पतन की घोषणा कर दी। अजय सिंह को ले जाते समय भी वह प्रिया शर्मा को घूरते हुए चिल्लाया, प्रिया शर्मा, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गईं? क्या तुम सेना को इतना साफ सुथरा समझती हो? एक दिन तुम भी इसका शिकार बनोगी, देख लेना। प्रिया शर्मा ने उसे देखते हुए ठंडा जवाब दिया, हाँ, हो सकता है, लेकिन कम से कम तुम जैसे किसी के हाथों नहीं। और जब तक मेरे सैनिक मेरे साथ हैं, मैं कभी नहीं गिरूंगी। अजय सिंह को गाड़ी में धकेल दिया गया और गाड़ी चली गई। परेड ग्राउंड में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन यह पहले जैसी भारी और डरावनी खामोशी नहीं थी। यह तूफान के बाद की साफ और पारदर्शी शांति थी। प्रिया शर्मा ने सैनिकों को देखा। उनकी आंखों में चमक आ गई थी, उनमें जान आ गई थी। आज कोई काम नहीं होगा, सब बैरक में जाकर आराम करो। जो बीमार है वह मेडिकल यूनिट जाए, जिसे घर फोन करना है वह करे। और फिर उन्होंने कुछ देर रुककर एक गहरी सांस ली। माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं सकी। आगे से मैं तुम्हारी ढाल बनूंगी, बस। वाह! सैनिकों की जय जयकार ने परेड ग्राउंड को भर दिया। किसी ने अपनी टोपी हवा में उछाली, किसी ने एक दूसरे को गले लगाकर रोया। प्रिया शर्मा ने यह नजारा देखकर एक हल्की मुस्कान दी। उनकी नजर उस बैरक की छत पर गई जहां से सिपाही सुमित गिरा था। शांति से सो जाओ सिपाही सुमित, अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। हवा चली और उनके बालों को बिखेर गई। पहली बटालियन की असली सुबह हो रही थी, लेकिन प्रिया शर्मा जानती थीं, यह अंत नहीं, शुरुआत थी। अजय सिंह शायद सिर्फ एक मोहरा था। हो सकता है कि और भी बड़ा अंधेरा छिपा हो, लेकिन वह पीछे नहीं हटेंगी, क्योंकि वह प्रिया शर्मा थीं। क्या तुम जानती भी हो कि तुमने क्या किया है, कर्नल प्रिया शर्मा? पठानकोट के पास पहली कोर मुख्यालय के नजदीक एक आलीशान रेस्टोरेंट के निजी कमरे में दीवारों पर रेशमी सजावट, धीमी रोशनी और बेहतरीन व्यंजनों से सजी मेज बाहरी दुनिया से कटी हुई उनकी अपनी एक अलग दुनिया जैसी लग रही थी। उस मेज के मुख्य स्थान पर पहली इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल वर्मा बैठे थे। वह अपनी कांटे से मछली का मांस निकालते हुए प्रिया शर्मा को देख भी नहीं रहे थे। प्रिया शर्मा वर्दी में मेज के दूसरी तरफ सीधी बैठी थीं। उनके सामने सिर्फ एक गिलास पानी रखा था। मैंने भ्रष्टाचार को खत्म किया और एक अपराधी को सैन्य कानून के हवाले किया। एक कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। मेजर जनरल वर्मा ने कांटे को टक की आवाज के साथ नीचे रख दिया। उस आवाज ने निजी कमरे की खामोशी को चीर दिया। कर्तव्य, एक साधारण कर्तव्य। उन्होंने नैपकिन से अपना मुंह पोंछते हुए धीरे धीरे अपना सिर उठाया। सफेद होते बाल, मोटी पलकें और उसके नीचे चमकती आंखें अहंकार और सत्ता के नशे से भरी थीं। वह अजय सिंह के सबसे बड़े समर्थक थे, जिन्हें अजय सिंह अपना आदर्श मानते थे और जिन्होंने अजय सिंह को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाया था। कर्नल शर्मा, तुम पैरा एसएफ से हो, इसलिए तुम्हें फील्ड की राजनीति की समझ नहीं है। सेना न्याय से नहीं चलती, सम्मान से चलती है। क्या अपराध को छिपाना सम्मान है? चुप रहो।
मेजर जनरल वर्मा ने चाय का कप फेंकने की मुद्रा में चिल्लाया। गर्म चाय मेजपोश पर फैल गई। मैं जानता हूं कि अजय सिंह ने थोड़ा ज्यादा कर दिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम परेड ग्राउंड में सब कुछ प्रसारित कर दो, मिलिट्री पुलिस को बुलाकर तमाशा बना दो। यह सिर्फ अजय सिंह की हार नहीं, बल्कि हमारी पूरी पहली डिवीजन के चेहरे पर कालिख पोतने जैसा है। मीडिया पहले ही इसकी भनक पा चुकी है और हथियारी यूनिट जैसे नामों से खबरें चला रही हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेजर जनरल वर्मा का तर्क अजय सिंह से अलग नहीं था, बल्कि वह और भी चालाक और बड़ा था। उसे एक सैनिक की मौत से ज्यादा अपनी यूनिट की प्रतिष्ठा और ज्यादा सटीक कहें तो अपनी तरक्की पर लगने वाले दाग की चिंता थी। प्रिया शर्मा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनकी वर्दी की पैंट घुटनों पर सिकुड़ गई। एक इंसान की मौत हुई है जनरल। 19-20 साल के लड़के एक कमांडिंग ऑफिसर की हिंसा के कारण मारे गए। यूनिट का सम्मान ऐसे लड़कों की रक्षा करने से बनता है। मेजर जनरल वर्मा ने नाक चढ़ाई। भावुक बातें मत करो। तुम जैसे न्याय के पैरोकारों की वजह से ही नीचे के लोग सिर पर चढ़ते हैं। अजय सिंह के गिरफ्तार होने के बाद पहली बटालियन का हाल बेहाल है। सैनिक अधिकारियों से बहस कर रहे हैं और बात बात पर शिकायत करने की धमकी देते हैं। यह झूठ था। अजय सिंह के जाने के बाद पहली बटालियन तेजी से सामान्य हो रही थी। सैनिकों की आंखों में चमक लौट आई थी और ट्रेनिंग के नतीजे भी बेहतर हो गए थे। लेकिन मेजर जनरल वर्मा के कानों तक शायद ऐसी रिपोर्टें नहीं पहुंच रही थीं, या शायद वह सुनना ही नहीं चाहते थे। ध्यान से सुनो, अजय सिंह मेरे आदमी थे। मैंने उसे बहुत मेहनत से तैयार किया था। उसका जाना मेरे एक हाथ कटने जैसा है। मेजर जनरल वर्मा आगे झुककर प्रिया शर्मा को घूरने लगे। इस मामले को मैं किसी तरह संभाल लूंगा, लेकिन मेरी नजर से उतरने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हारी पहली ब्रिगेड का सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा। क्या यह धमकी है? सलाह नहीं, चेतावनी। क्या तुम जानती हो कि स्टार ऊंचे क्यों होते हैं? क्योंकि वे आसमान में होते हैं, इसलिए नहीं। क्योंकि वे तुम जैसे जमीन पर रेंगने वालों को कुचल सकते हैं, इसलिए। मेजर जनरल वर्मा अपनी जगह से उठे। खाने का मजा किरकिरा कर दिया। कल सुबह पहली ब्रिगेड का विशेष निरीक्षण होगा। कहते हैं ना, खोदने पर कुछ न कुछ जरूर निकलता है। अजय सिंह के साथ जो हुआ, उससे भी बदतर हाल तुम्हारा होगा। तैयार रहना। मेजर जनरल वर्मा निजी कमरे से बाहर निकल गए। दरवाजे की दरार से एक जहरीली हंसी की आवाज आई। प्रिया शर्मा अकेले बचे कमरे में पानी का एक घूंट भी नहीं पी सकी। इसके बजाय उन्होंने धीरे धीरे बहुत गहरी सांस ली। स्टार। उनकी आंखें ठंडी पड़ गईं। जब स्टार जमीन पर गिरता है तो वह सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा रह जाता है। यह मैं तुम्हें दिखाऊंगी। अगले दिन सुबह पहली ब्रिगेड के गेट पर 5 काली सेडान और 2 वैन तेज हॉर्न बजाते हुए अंदर घुसी। यह कोर मुख्यालय की निरीक्षण टीम की गाड़ियां थीं। बिना किसी पूर्व सूचना के एक औचक निरीक्षण गाड़ियों से लगभग 20 निरीक्षक उतरे। उनके हाथों में चार्ट और कैमरे थे और उनकी आंखों में शिकारी लकड़बग्घे जैसी लालच थी। उनका नेतृत्व कोर मुख्यालय के निरीक्षण प्रमुख कर्नल बख्शी कर रहे थे। वह मेजर जनरल वर्मा के शिकारी कुत्ते के रूप में प्रसिद्ध थे। कर्नल बख्शी ने स्वागत के लिए खड़ी प्रिया शर्मा को सलामी भी नहीं दी और टेढ़े खड़े हो गए। कमांडर, आपकी मेहनत दिख रही है। जनरल साहब के विशेष निर्देश पर हम यूनिट की विस्तृत जांच करने आए हैं। खबर है कि अजय सिंह की घटना के बाद यूनिट का अनुशासन ढीला पड़ गया है। प्रिया शर्मा ने उनकी बदतमीजी को नजरअंदाज करते हुए शांति से जवाब दिया। प्रक्रिया के अनुसार काम कीजिए, लेकिन मैं ट्रेनिंग कर रहे सैनिकों के काम में बाधा डालना बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या आप नहीं जानती कि निरीक्षण ट्रेनिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है? खोदने पर सब कुछ बाहर आ ही जाएगा। चलो शुरू करो। कर्नल बख्शी के निर्देश पर निरीक्षक यूनिट के हर कोने में फैल गए। यह निरीक्षण नहीं, लूटपाट थी। ऑफिस की फाइलें उलट दी गईं। सैनिकों के लॉकर जमीन पर बिखेर दिए गए। मेस, हथियार घर, ईंधन डिपो, यहां तक कि शौचालय तक की तलाशी ली गई। यह क्या है? हथियारों की सफाई की जांच करो। खाने के सामान की एक्सपायरी डेट का लेबल टेढ़ा लगा है। स्वच्छता का कोई ख्याल नहीं। नोट करो, बैरक में बिस्तरों की चादरें ठीक से नहीं बिछी हैं। अनुशासन की कमी है। बेतुकी आपत्तियां की जा रही थीं। एक धूल के कण से लेकर एक धागे तक पर नुक्स निकाला जा रहा था। सैनिक बेचैन नजरों से प्रिया शर्मा को देख रहे थे। उन्हें यह अपराध बोध हो रहा था
कि कहीं उनकी गलती की वजह से कमांडर को मुश्किल का सामना न करना पड़े। दोपहर के भोजन के समय मेस में कर्नल बख्शी ने रसोई की तलाशी लेते हुए एक रसोइया को बुलाया। वह एक लांस नायक था जो सुबह से पसीना बहाकर खाना बना रहा था। अरे तुम इधर आओ, इस सूप का स्वाद ऐसा क्यों है? नमक बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम सेना में आने से पहले क्या करते थे? सर, मैं खाना बनाता था। खाना? हंसा रहे हो? ऐसा खाना बनाकर खुद को रसोइया कहते हो? तुम जानबूझकर खराब खाना बनाकर फूड पॉइजनिंग फैलाना चाहते हो, है ना? यह तो एक समस्याग्रस्त सैनिक है। कर्नल बख्शी ने गर्म सूप से भरा करछुल उठाकर रसोइया के सीने पर मारा। सूप के छींटे रसोइया की वर्दी पर पड़ गए। यह साफ तौर पर अपमान था। मेस में बैठे सैनिक खाना खाते खाते रुक गए। गुस्सा उबल रहा था, लेकिन निरीक्षक के अधिकार के सामने कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी मेस का दरवाजा खुला और प्रिया शर्मा अंदर आईं। वह सीधे खाने की मेज की ओर बढ़ीं। कर्नल बख्शी। प्रिया शर्मा की आवाज धीमी थी, लेकिन मेस के शोर को चीर गई। ओह कमांडर, आप खाना खाने आई हैं। इस यूनिट का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो मैं थोड़ा अनुशासन सिखा रहा था। कर्नल बख्शी हंसे। प्रिया शर्मा ने कर्नल बख्शी के हाथ से करछुल छीन लिया और सूप के बर्तन से एक करछुल सूप निकालकर चखा। स्वाद तो अच्छा है, हैं? हाँ कमांडर, आपका स्वाद शायद थोड़ा टंग। प्रिया शर्मा ने करछुल को स्टील के बर्तन पर दे मारा, जिससे एक तेज आवाज हुई। कर्नल बख्शी चौंक कर पीछे हट गए। यह मेरे सैनिकों के पसीने से बना खाना है। पता नहीं मेरी जबान खराब है या मेरी नीयत, लेकिन खाने की मेज पर हंगामा मत करो। क्या क्या कहा आपने? आप एक निरीक्षक से बदतमीजी कर रही हैं। यह निरीक्षण में बाधा डालने का अपराध है। कर्नल बख्शी का चेहरा लाल हो गया। निरीक्षण? नियमों के उल्लंघन को खोजना निरीक्षण है, या खाने के स्वाद पर बहस करके सैनिकों का अपमान करना निरीक्षण है? प्रिया शर्मा एक कदम और आगे बढ़ी। कद लगभग बराबर था, लेकिन उनके तेज से कर्नल बख्शी अनजाने में पीछे हट गए। ध्यान से सुनो, कागज, सफाई, सब कुछ जांच लो। मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर मेरे सैनिकों के सम्मान को ठेस पहुंचाई तो उस समय निरीक्षण या कुछ और नहीं, तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। और एक बात, सूप के छींटों से वर्दी गंदी हो गई है। धुलाई का बिल भेज दूंगी, तैयार रहना। प्रिया शर्मा ने रसोइया के कंधे पर लगे सूप के दाग को रूमाल से पोंछा। मेहनत के लिए शुक्रिया। खाना स्वादिष्ट है, हिम्मत मत हारना। धन्यवाद मैम। रसोइया की आंखें भर आईं। मेस में बैठे सैनिकों ने यह देखकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। एक कमांडिंग ऑफिसर जो उनकी रक्षा करती है, यह विश्वास एक बार फिर उनके दिलों को गरमा गया। कर्नल बख्शी गुस्से से तिलमिलाते हुए मेस से बाहर निकल गए। देख लूंगा तुझे, तेरा अंत कर दूंगा। दोपहर होते होते निरीक्षण की तीव्रता और बढ़ गई। बेतुकी आपत्तियों की संख्या सैकड़ों को पार कर गई और अधिकारी स्पष्टीकरण लिखने में इतने व्यस्त हो गए कि काम ठप हो गया। यह साफ तौर पर एक प्रतिशोध था और प्रिया शर्मा को थकाकर हराने की एक चाल थी। प्रिया शर्मा ने अपने ऑफिस से खिड़की से बाहर देखा। परेड ग्राउंड के हर कोने की तलाशी लेते निरीक्षकों का नजारा दिख रहा था। वह जानती थीं कि सिर्फ बचाव करने से वह यह लड़ाई नहीं जीत सकती। मेजर जनरल वर्मा नहीं रुकेंगे जब तक वह अपनी नौकरी नहीं खो देती या पहली ब्रिगेड पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाती। उन्होंने अपनी मेज की दराज से एक पुराना फोल्डर फोन निकाला। यह पैरा एसएफ के दिनों में गैर आधिकारिक अभियानों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक डिस्पोजेबल फोन था। इसे ट्रैक या टैप नहीं किया जा सकता था। उन्होंने एक जाना पहचाना नंबर मिलाया। 3 बार घंटी बजने के बाद एक सूखी आवाज सुनाई दी। बहुत दिनों बाद नागिन, यह प्रिया शर्मा का कोड नेम था। जानकारी चाहिए। पहली कोर, पहली डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल वर्मा और उनके गुप्त संगठन के बारे में। वर्मा, तुमने एक बड़े मगरमच्छ को छेड़ दिया है। वह शेर मंडल का एक मुख्य सदस्य है। शेर मंडल सेना अकादमी के स्नातकों में से सबसे खास लोगों का एक गुप्त समूह। वे सिर्फ महत्वपूर्ण पदों पर ही एक दूसरे को नियुक्त करते हैं। भ्रष्टाचार, तरक्की के लिए रिश्वत, वे हर तरह के गंदे काम करते हैं, लेकिन वे इतने मजबूती से जुड़े हुए हैं कि जिसने भी उन्हें छेड़ा वह बर्बाद हो गया। अजय सिंह भी उसका एक छोटा सदस्य था। प्रिया शर्मा की आंखें सिकुड़ गईं। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत संरक्षण नहीं था, यह एक विशाल गिरोह था। कमजोरी? पता नहीं, वे बहुत चालाक हैं। एक है।
वर्मा का साला, जो तेजस सप्लायर्स का मालिक है, उसने हाल ही में पहली कोर के खाद्य आपूर्ति का ठेका जीता है, लेकिन अफवाह है कि इस प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ है। वही है। प्रिया शर्मा के होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। मुझे जानकारी भेजो। अगर वे बीज नीचे तक खाद्य, एक बीचे तक खाद्य निरीक्षण से मेरे सैनिकों को परेशान करते हैं तो मैं उनकी पैसे की नब्ज काट दूंगी। ठीक है, लेकिन सावधान रहना। शेयर मंडल के लोग किसी को खत्म करने में एक पल भी नहीं सोचते, खासकर वर्मा। सुना है कि उसके पीछे और भी कोई खतरनाक आदमी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नरक के अंत तक भी उसका पीछा करके उसे बाहर निकालूंगी। फोन काटने के बाद प्रिया शर्मा ने फिर से खिड़की से बाहर देखा। कर्नल बख्शी परेड ग्राउंड के बीचों बीच हंगामा कर रहे थे। जब तक भौंक सकते हो भौंक लो। प्रिया शर्मा ने अपनी वर्दी उतारकर लड़ाकू पोशाक पहन ली। अब शिकार शुरू होता है। निरीक्षण का तीसरा दिन। पहली ब्रिगेड तहस नहस हो चुकी थी। अधिकारियों को अनुशासनात्मक समिति के सामने पेश किया जा रहा था और सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थीं। ऊपरी तौर पर कारण यूनिट के प्रबंधन में लापरवाही था, लेकिन असल में यह मेजर जनरल वर्मा का गुस्सा था। यूनिट का माहौल फिर से भारी हो गया था। प्रिया शर्मा अपने ऑफिस में बैठकर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए चुने गए लोगों की सूची देख रही थीं। कंपनी कमांडर, क्लर्क, प्लाटून कमांडर, मेहनत करने वाले अधिकारी उनकी लड़ाई में फंसकर नुकसान उठा रहे थे। कमांडर, ज्यादा चिंता मत कीजिए, हम ठीक हैं, बगल में खड़े ऑपरेशंस ऑफिसर ने हिम्मत से कहा, लेकिन उसकी आंखों के नीचे गड्ढे थे और होंठ सूखे थे। वह 3 रातों से जागकर निरीक्षण के लिए दस्तावेज तैयार कर रहा था। माफ करना, मेरी वजह से नहीं मैम, आपने हमें अजय सिंह के दौर में जीने से बचाया, यही बहुत है। हम आप पर विश्वास करते हैं। ऑपरेशंस ऑफिसर की बातों से प्रिया शर्मा का दिल भर आया। उन्होंने अपना फैसला पक्का कर लिया। अब और समय नहीं गंवाया जा सकता था। उस रात प्रिया शर्मा चुपके से यूनिट से बाहर निकली। उनका गंतव्य पठानकोट शहर का एक व्यावसायिक इलाका था, जहां वर्मा के साले की तेजस सप्लायर्स का ऑफिस था। उसी इमारत के भूमिगत पार्किंग में मुखबिर द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार आज रात वहां वर्मा, उनके साले और सेना की आपूर्ति कमान के अधिकारियों की एक गुप्त बैठक होने वाली थी। यह रिश्वत के लेन देन का मौका था। प्रिया शर्मा ने काले कपड़े और टोपी पहनकर अंधेरे में खुद को छिपा लिया। यह पैरा एसएफ के दिनों में अनगिनत बार किया गया एक घुसपैठ मिशन था। उनका दिल शांत लेकिन मजबूती से धड़क रहा था। सुबह 1 बजे महंगी सेडान गाड़ियां एक एक करके पार्किंग में आने लगीं। वर्मा को कार से उतरते हुए देखा गया। उन्होंने चारों ओर देखा और जल्दी से लिफ्ट की ओर बढ़ गए। उनके पीछे एक मोटे पेट वाला अधेड़ उम्र का आदमी एक ब्रीफ केस लिए हुए था। यह उनका साला था। प्रिया शर्मा ने सीसीटीवी के अंधे धब्बों का फायदा उठाते हुए उनका पीछा किया। वे 4थी मंजिल पर एक सदस्य केवल लाउंज में घुसे। यहां पैसे की पार्टी होगी। प्रिया शर्मा इमारत की आपातकालीन सीढ़ियों से ऊपर गईं। 4थी मंजिल का आपातकालीन दरवाजा बंद था, लेकिन यह उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने अपनी जेब से एक पतला तार निकालकर कुशलता से ताला खोल दिया। घट की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। गलियारे में बड़े शरीर वाले आदमी पहरा दे रहे थे। वे गुंडे थे। यह जानकारी सही थी कि तेजस सप्लायर्स सिर्फ एक आपूर्ति कंपनी नहीं, बल्कि गुंडों से जुड़ी एक आपराधिक संगठन है। प्रिया शर्मा गलियारे के कोने में छिपकर अपनी सांसें साधने लगीं। सीधा हमला करना मूर्खता होगी। शोर मचाने पर वे सबूत नष्ट कर देंगे और भाग जाएंगे। उन्हें चुपके से सबूत हासिल करना था। उन्होंने फायर अलार्म की ओर देखा और एक लाइटर निकाला। टीं 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 टीं। फायर अलार्म पूरी इमारत में बजने लगा। क्या हुआ? आग लगी है क्या? अरे जाकर देखो। गलियारे में पहरा दे रहे गुंडे घबराकर इधर उधर भागने लगे। कमरे के अंदर के लोग भी दरवाजा खोलकर बाहर भागे। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर प्रिया शर्मा उस वीआईपी कमरे में घुस गईं जहां वर्मा गए थे। कमरा शराब और सिगरेट के धुएं से भरा था। मेज पर महंगी शराब की बोतलें, फलों की टोकरी और एक खुला हुआ ब्रीफकेस रखा था। ब्रीफकेस 500 रुपये के नोटों के बंडलों से भरा था। यह रिश्वत थी। प्रिया शर्मा ने तुरंत अपना स्मार्टफोन निकालकर मौके की तस्वीरें खींची। पैसे का ब्रीफकेस, वर्मा की वर्दी जो एक हैंगर पर टंगी थी और मेज पर रखे सेना के आपूर्ति के दस्तावेज। तभी उन्हें अपने पीछे एक ठंडी आहट महसूस हुई। वहां कौन है?
बाथरूम गया वर्मा का साला लौट आया था। उसने प्रिया शर्मा को देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे पकड़ो, चोर है। गलियारे में खड़े गुंडे कमरे में दौड़ पड़े। भागने का रास्ता बंद हो गया था। प्रिया शर्मा ने स्मार्टफोन को अपनी जेब में रखा और लड़ने की मुद्रा में आ गई। एक गुंडा हथियार लेकर आगे बढ़ा। कौन है तू? हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? सबसे आगे खड़े गुंडे ने बियर की बोतल घुमाई। प्रिया शर्मा ने हल्का सा सिर झुकाकर उसे बचाया और फिर उसकी छाती पर अपनी कोहनी से वार किया। कह! गुंडा चीखता हुआ गिर गया। तभी पीछे से एक और ने चाकू निकाल लिया। चाकू? एक सैनिक के सामने चाकू का इस्तेमाल नहीं करते। प्रिया शर्मा ने उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ दी। खट्ट की आवाज के साथ चाकू जमीन पर गिर गया। उन्होंने उसके जबड़े पर अपने घुटने से वार किया। धम्म की आवाज के साथ वह पीछे गिर गया। पलक झपकते ही दो लोग ढेर हो गए, लेकिन बाहर से और भी गुंडे आ रहे थे और उनके पीछे वर्मा गुस्से से लाल चेहरा लिए हुए दिखाई दिए। प्रिया शर्मा, तुम यहां क्या कर रही हो? वर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। जनरल साहब, इतनी रात को एक निजी जगह पर, वह भी गुंडों के साथ पार्टी, यह सैन्य सेवा के नियमों का उल्लंघन नहीं है। प्रिया शर्मा ने आराम से मुस्कुराते हुए घेरे से निकलने का रास्ता ढूंढा। एक खिड़की दिखाई दी। चौथी मंजिल थी, लेकिन इमारत की बाहरी दीवार पर एयर कंडीशनर के आउटडोर यूनिट लगे थे, जिनसे उतरना संभव था। पकड़ो, उसे जाने मत देना। उसका फोन छीन लो, जान से मार दो, कोई बात नहीं, वर्मा चिल्लाया। यह उसके पतन के सबूत थे। गुंडों ने एक साथ हमला किया। प्रिया शर्मा ने मेज को उलटकर उनका रास्ता रोका और कमरे में रखे बड़े स्पीकर को लात मारकर उनकी ओर फेंक दिया। ख्वैंग की आवाज के साथ गुंडे एक दूसरे पर गिर पड़े। प्रिया शर्मा ने इस मौके का फायदा उठाकर खिड़की तोड़ी और बाहर कूद गईं। आह! वर्मा की चीख दूर होती गई। प्रिया शर्मा ने एयर कंडीशनर के यूनिट और पाइपों के सहारे मुश्किल से पहली मंजिल तक उतरी। उनकी हथेली फट गई थी और वर्दी खरोंच गई थी, लेकिन उनकी जेब में रखा स्मार्टफोन सुरक्षित था। पार्किंग में अपनी कार में बैठकर प्रिया शर्मा ने इंजन चालू किया और एक्सीलरेटर दबाया। पीछे से गुंडों की गाड़ियां आईं, लेकिन वे पैरा एसएफ में सीखी गई तेज ड्राइविंग तकनीक का मुकाबला नहीं कर सकीं। वह बच निकलीं। प्रिया शर्मा ने हांफते हुए स्टीयरिंग व्हील पकड़ा। उनके हाथ कांप रहे थे। डर से नहीं, उनके हाथ के कुछ नहा, बल्कि उत्साह से। पकड़ लिया तुम्हारी गर्दन। अगले दिन सुबह पहली ब्रिगेड के परेड ग्राउंड में फिर से युद्ध का माहौल था, लेकिन इस बार प्रिया शर्मा बचाव की मुद्रा में नहीं थी। रक्षा मंत्रालय की जांच एजेंसी और मिलिट्री पुलिस की दर्जनों गाड़ियां डिवीजन मुख्यालय की ओर जा रही थीं। यह खबर ब्रेकिंग न्यूज बन गई। सेवारत डिवीजन कमांडर करोड़ों के सैन्य आपूर्ति घोटाले और गुंडों से संबंध के आरोप में गिरफ्तारी की कगार पर। आंतरिक मुखबिर द्वारा मौके के सबूत हासिल। टीवी समाचार पर बीती रात प्रिया शर्मा द्वारा खींची गई तस्वीरें धुंधली करके दिखाई जा रही थीं। पैसे काट रही हैं। खींची गई तस्वीरें के पाती, ब्रीफ केस और वर्मा की वर्दी। कमांडर के ऑफिस में समाचार देख रहे निरीक्षक कर्नल बख्शी का चेहरा काला पड़ गया। उनका फोन पागलों की तरह बज रहा था, लेकिन वह उसे नहीं उठा पा रहे थे। डिवीजन कमांडर का अंत मतलब उनके साथ जुड़े उनका भी अंत था। प्रिया शर्मा ने कमांडर के ऑफिस का दरवाजा खोला। उनके हाथ पर पट्टी बंधी थी, लेकिन उनका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा खिला हुआ था। कर्नल बख्शी, अपना सामान बांध लो। कमांडर, मैंने तो सिर्फ आदेश का पालन। कर्नल बख्शी घुटनों के बल गिरकर भीख मांगने लगे। कल की उनकी अकड़ गायब हो चुकी थी। सिर्फ आदेश का पालन करने से तुम्हारा अपराध कम नहीं हो जाता। मेरे सैनिकों को परेशान करने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मिलिट्री पुलिस ने आकर कर्नल बख्शी को ले एक बरसाले साथ है कि आपको बरहज़ारा मजदूर है गई। बाकी निरीक्षक भी चूहों की तरह बिल ढूंढते हुए यूनिट से भाग गए। प्रिया शर्मा ने खिड़की खोल दी। ताजी हवा अंदर आई। परेड ग्राउंड में सैनिक फिर से उत्साह से फुटबॉल खेल रहे थे, लेकिन प्रिया शर्मा जानती थीं, वर्मा को पकड़ने से शेर मंडल खत्म नहीं हो गया था। मुखबिर ने कहा था कि वर्मा के पीछे और भी कोई खतरनाक आदमी है। वह कौन है, यह अभी तक पता नहीं चला था। तभी प्रिया शर्मा की मेज पर रखा इंटरकॉम फोन बजा। कॉलर आईडी नहीं थी, सिक्योरिटी। पहली ब्रिगेड कमांडर। फोन के दूसरी तरफ से एक मशीन द्वारा बदली गई आवाज सुनाई दी। बधाई हो, तुमने वर्मा जैसी एक सड़ी हुई टहनी को काट दिया। कौन हो? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं बस यह बताने के लिए फोन किया था कि तुमने सिर्फ एक टहनी को छुआ है। जड़ें बहुत गहरी और मजबूत हैं।
कर्नल प्रिया शर्मा, रात में सावधान रहना। अब से यह कोई मजाक नहीं होगा। घट्टे फोन कट गया। प्रिया शर्मा ने रिसीवर नीचे रखा और शून्य में देखने लगी। उनकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। वे उसे देख रहे थे। वर्मा सिर्फ एक मोहरा था और असली खिलाड़ी अंधेरे में छिपकर उसे निशाना बना रहा था। जड़ें। प्रिया शर्मा ने अपनी फटी हुई हथेली को कसकर भींच लिया। घाव से खून रिसने लगा, लेकिन उन्हें दर्द महसूस नहीं हुआ। मैं उसे उखाड़ दूंगी, भले ही मेरे हाथ टूट जाएं। उनकी आंखें और भी गहरी और अंधेरी हो गईं। युद्ध खत्म नहीं हुआ था, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। पहली ब्रिगेड कमांडर का आवाज। सुबह 2 बजे। खिड़की के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। मेजर जनरल वर्मा को गिरफ्तार हुए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन प्रिया शर्मा को नींद नहीं आ रही थी। उस रात आए फोन की बदली हुई आवाज। जड़ें बहुत गहरी और मजबूत हैं कि चेतावनी उनके दिमाग में घूम रही थी। वह बिस्तर से उठीं और पानी पीने के लिए लिविंग रूम में आईं। तभी खिट, मुख्य दरवाजे के बहुत धीरे से खुलने की आवाज बारिश की आवाज के बीच सुनाई दी। पासवर्ड दबाने या जबरदस्ती तोड़ने की कोई आवाज नहीं थी। यह एक पेशेवर था। प्रिया शर्मा ने अपनी सांसें रोक लीं और रसोई के चाकू के बजाय मेज पर रखे भारी कांच के एशट्रे को उठा लिया। उन्होंने अंधेरे में खुद को छिपाया और दरवाजे की ओर देखने लगीं। काले रेनकोट पहने एक आदमी बिना आवाज किए लिविंग रूम में घुसा। वह बिना किसी हिचकिचाहट के उस कमरे की ओर बढ़ा जहां प्रिया शर्मा को सोना चाहिए था। उसके हाथ में एक तेज चाकू था। यह कोई साधारण चोर नहीं, एक हत्यारा था। प्रिया शर्मा ने उस पल का इंतजार किया जब वह आदमी बेडरूम का हैंडल पकड़ेगा। कौन है? उनकी आवाज के साथ ही एशट्रे उस आदमी के सिर की ओर उड़ा, लेकिन उस आदमी ने पीछे मुड़े बिना हल्का सा सिर झुकाकर उसे बचा लिया। एशट्रे दीवार से टकराकर टूट गया। तुम्हारी इंद्रियां अभी भी तेज हैं, नागिन। वह आदमी धीरे धीरे मुड़ा और अपने रेनकोट का हुड उतारा। बिजली चमकी और लिविंग रूम को एक पल के लिए रोशन कर दिया। उस आदमी के बाएं चेहरे पर आंख के नीचे से जबड़े तक एक भयानक निशान था। प्रिया शर्मा की आंखें फैल गईं। विक्रम मंदरी मोड़ तक के आग तक चान करता है। सिंह, विक्रम सिंह 7 साल पहले 707 पैरा SF में प्रिया शर्मा का डिप्टी था। वह बहुत कुशल था, लेकिन एक मिशन के दौरान अत्यधिक हिंसा और अनियंत्रित व्यवहार के कारण उसे अपमानजनक तरीके से सेना से निकाल दिया गया था। वह यहां क्यों था? बहुत दिनों बाद मिले टीम लीडर नहीं, अब तो कमांडर हो गई हो। विक्रम सिंह ने जहरीली मुस्कान के साथ चाकू को उल्टे हाथ से पकड़ा। क्या तुम शेर मंडल के भेजे हुए कुत्ते हो? कुत्ता? कह सकते हैं कि हम बिजनेस पार्टनर हैं। वे मुश्किल कचरे को साफ करवाना चाहते हैं और मुझे पैसे की जरूरत है। एक सैनिक एक भाड़े का हथियारा बनकर अपने अधिकारी को मारने आया है। शर्मनाक है। सैनिक, मैं 7 साल पहले मर गया था जिस दिन तुमने मेरी वर्दी उतरवाई थी। विक्रम सिंह की आंखों में पागलपन था। उसने एक पुराने मिशन के दौरान नागरिकों को मानव ढाल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रिया शर्मा ने उसे रोककर सैन्य अदालत के हवाले कर दिया था। उसका वह गुस्सा अभी भी जिंदा था। मर जा। विक्रम सिंह ने जमीन पर पैर पटक कर हमला किया। छोटे से लिविंग रूम में एक लड़ाई शुरू हो गई। विक्रम सिंह का चाकू प्रिया शर्मा की गर्दन की ओर आया। प्रिया शर्मा ने पीछे झुककर उसे बचाया, लेकिन चाकू की धार उनकी टी-शर्ट को छू गई। प्रिया शर्मा ने एक कुर्सी को लात मारकर विक्रम सिंह का रास्ता रोका, लेकिन विक्रम सिंह ने कुर्सी को आसानी से लांघकर हवा में एक किक मारी। प्रिया शर्मा ने अपनी बाहों से उसे रोका, लेकिन जोरदार झटके से वह पीछे हटकर दीवार से टकरा गईं। ताकत में वह कमजोर पड़ रही थीं, लेकिन तकनीक में वह बेहतर थीं। जब विक्रम सिंह ने फिर से चाकू से हमला किया, तो प्रिया शर्मा ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। खट! विक्रम सिंह की कलाई टूटने की आवाज आई। चाकू जमीन पर गिर गया, लेकिन विक्रम सिंह ने दर्द सहते हुए दूसरे हाथ से प्रिया शर्मा के बाल पकड़े और घुटने से वार किया। प्रिया शर्मा के माथे पर चोट लगी और खून बहने लगा, जिससे उनकी नजर धुंधला गई। वे दोनों लड़खड़ाते हुए लिविंग रूम के फर्श पर लुढ़कने लगे। कांच के टुकड़े उनकी पीठ में चुभ रहे थे, लेकिन प्रिया शर्मा नहीं रुकी। उन्होंने विक्रम सिंह का गला घोंटने की कोशिश की। क्राह! विक्रम सिंह का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने अपनी जेब से कुछ निकालकर प्रिया शर्मा की जांघ में घोंप दिया। यह एक छोटा चाकू था। ओह!
प्रिया शर्मा दर्द से चौंकी और अपनी पकड़ ढीली कर दी। विक्रम सिंह ने इस मौके का फायदा उठाकर खुद को छुड़ाया और दूर हो गया। प्रिया शर्मा की जांघ से खून बह रहा था। विक्रम सिंह हांफते हुए जमीन पर पड़ा अपना चाकू उठा लिया। नागिन तो नागिन ही है, मुझे लगा था कि तुम अब उतनी तेज नहीं रही। उसने अपनी घड़ी देखी। अफसोस, आज मैं सिर्फ मिलने आया था, समय हो गया है। भाग रहे हो? प्रिया शर्मा लंगड़ाते हुए उठी। उनका हौसला नहीं टूटा था। भागना नहीं, चेतावनी देने आया हूं। कल रात अगर तुम अपने प्यारे चूजों को बारिश में बहते हुए नहीं देखना चाहती तो चुपचाप रहना। क्या? शेर मंडल सिर्फ तुम्हें मारकर संतुष्ट नहीं होगा, वे तुम्हारी सबसे कीमती चीज को तोड़कर तुम्हें खुद से टूटने पर मजबूर करना चाहते हैं। यह उनका शौक है। विक्रम सिंह ने बालकनी का दरवाजा खोला और रेलिंग पर कूद गया। इंतजार करना, कल रात बहुत मजा आएगा। वह अंधेरे में गायब हो गया। प्रिया शर्मा ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन पैर में चोट की वजह से वह गिर गई। बारिश की आवाज और तेज हो गई। चूजे, वह सैनिकों की बात कर रहा था। पागल कमीने, वे बच्चों को निशाना बनाएंगे। उन्होंने अपनी चोट पर पट्टी बांधी और फोन उठाया। उन्होंने पहली ब्रिगेड के ड्यूटी ऑफिसर को फोन किया। ड्यूटी ऑफिसर, कल कोई ट्रेनिंग तय है? जय हिंद मैम। हाँ, कल रात दूसरी बटालियन का रात का सामरिक मार्च तय है। यह कोर मुख्यालय से आया एक अनिवार्य प्रशिक्षण है, रद्द कर दो तुरंत। जी, लेकिन यह कोर का निर्देश है। बाहर देखो, भारी बारिश की चेतावनी अब खतरे के स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे मौसम में पहाड़ी मार्च का मतलब सबको मारना है। मैं जिम्मेदारी लेती हूं, इसे रद्द कर दो। जी मैम, मैं बटालियन कमांडरों को बता दूंगा। फोन काटते हुए प्रिया शर्मा के हाथ कांप रहे थे। कोर मुख्यालय, शेर मंडल का हाथ वहां तक पहुंच चुका था। वे खराब मौसम का फायदा उठाकर एक दुर्घटना का रूप देकर सैनिकों की बलि चढ़ाकर उसकी कोरी सामयाब काम करने की जिम्मेदारी प्रिया शर्मा पर डालना चाहते थे। उन्होंने अपने माथे से खून पोंछा, शीशे में खुद को घूरा। आ जाओ, अगर मेरे किसी सैनिक को खरोंच भी आई तो मैं नरक के अंत तक तुम्हारा पीछा करके तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। प्रिया शर्मा ने अपनी अलमारी से लड़ाकू वर्दी निकाली। नींद उड़ चुकी थी। वह रात भर यूनिट की स्थिति पर नजर रखने के लिए कमांड सेंटर की ओर चल पड़ी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और पहली ब्रिगेड के भाग्य का फैसला करने वाली लंबी रात शुरू हो रही थी। अगले दिन शाम 6 बजे बारिश मूसलाधार हो रही थी। पठानकोट के आसपास के इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी जारी कर दी गई थी। प्रिया शर्मा के प्रशिक्षण रद्द करने के निर्देश के बावजूद कोर मुख्यालय से एक तत्काल आदेश आया। पहली कोर ऑपरेशनल ऑर्डर नंबर 5 पहली ब्रिगेड की दूसरी बटालियन योजना के अनुसार रात का सामरिक मार्च करेगी। यह दुश्मन के खराब मौसम में घुसपैठ के खिलाफ एक यथार्थवादी प्रशिक्षण है। आदेश का पालन न करने पर ब्रिगेड कमांडर प्रिया शर्मा को तत्काल पद से हटा दिया जाएगा। यह नए आधार का बात अख्तर से संबद्ध दूर सकता नियुक्त हुए कोर ऑपरेशंस हेड के हस्ताक्षर वाला एक आधिकारिक पत्र था। वह शेर मंडल का एक मुख्य सदस्य माना जाता था। प्रिया शर्मा ने पत्र को मरोड़कर फेंक दिया। पागल कहीं के, बच्चों की जान को दांव पर लगाकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। उन्होंने दूसरी बटालियन के कमांडर को बुलाया। कमांडर, सैनिकों को बाहर मत भेजना, मैं कोर कमांडर से मिलकर बात करके आती हूं। कमांडर, देर हो चुकी है। बटालियन कमांडर की आवाज कांप रही थी। कोर मिलिट्री पुलिस ने आकर कमांड सेंटर पर कब्जा कर लिया है और डिप्टी कमांडर ने मेरे अधिकार छीनकर सैनिकों को जबरदस्ती भेज दिया है। पहली टुकड़ी अभी काली घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुकी है। क्या? काली घाटी? प्रिया शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। काली घाटी में सामान्य दिनों में भी जमीन कमजोर होने के कारण भूस्खलन का खतरा रहता था। ऐसी मूसलाधार बारिश में वहां से गुजरना आत्महत्या के बराबर था। इसके अलावा वहां संचार भी ठीक से काम नहीं करता था। डिप्टी कमांडर, तरक्की के लालच में उसने अपनी आत्मा बेच दी। प्रिया शर्मा अब और देर नहीं कर सकती थीं। उन्होंने सिर्फ अपने सहायक और ड्राइवर को लेकर एक जीप में बैठी। काली घाटी चलो, जितनी जल्दी हो सके। गाड़ी बारिश को चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ी। वाइपर लगातार चल रहे थे, लेकिन आगे देखना मुश्किल था। जब वे घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंची तो वहां पहले से ही कीचड़ वाला पानी घाटी को भर रहा था। पानी का बहाव बहुत तेज था। सिग्नल ऑपरेटर, दूसरी बटालियन की पहली टुकड़ी से संपर्क करो। चर्र चर्र।
कोई जवाब नहीं है, संचार बाधित है। तभी बिजली चमकी और घाटी के अंदर का नजारा दिखा। प्रिया शर्मा ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। घाटी के बीच में बढ़े हुए पानी में फंसे दर्जनों सैनिक एक चट्टान पर खतरनाक रूप से लटके हुए थे। पानी उनकी कमर तक पहुंच चुका था और ऊपर से मिट्टी गिर रही थी। वे वहां हैं। प्रिया शर्मा ने कार से उतरकर ट्रंक से एक रस्सी निकाली। कमांडर, यह खतरनाक है, बहाव बहुत तेज है। सहायक ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रिया शर्मा ने नहीं सुना। मैं जा रही हूं, तुम लोग यहां रस्सी पकड़कर रखना। प्रिया शर्मा ने रस्सी को अपनी कमर से बांधा और तेज बहाव में कूद गईं। आह! ठंडा कीचड़ वाला पानी उनके शरीर से टकराया। उनकी सांस रुक गई, लेकिन उन्होंने दांत भींचकर तैरना जारी रखा। पैरा एसएफ में सीखी गई उत्तरजीविता तैराकी ने उन्हें बचाए रखा। चट्टान पर कांप रहे सैनिकों ने प्रिया शर्मा को देखकर चिल्लाया, कमांडर, हमें बचाइए। सबसे छोटा एक रंगरूट पानी के बहाव में बहने वाला था। प्रिया शर्मा ने रस्सी छोड़कर उसकी बांह पकड़ ली। पकड़ो, छोड़ना मत। उन्होंने एक हाथ से चट्टान की दरार पकड़ी और दूसरे हाथ से सैनिक को सहारा दिया। उनकी बांह की मांसपेशियां फटने को थीं। सब सुनो, मैं आ गई हूं, कोई नहीं मरेगा। एक दूसरे की बांह पकड़ो, एक चेन बनाओ। प्रिया शर्मा की चीख बारिश की आवाज को चीरकर सैनिकों तक पहुंची। डरे हुए सैनिकों ने अपने कमांडर को देखकर उम्मीद पाई और एक दूसरे की बांह कसकर पकड़ ली। एक मानव श्रृंखला बन गई, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। घाटी के ऊपर एक चट्टान के किनारे पर काले रेनकोट पहने एक आदमी खड़ा था, विक्रम सिंह। उसने अपने हाथ में रखे वॉकी टॉकी से किसी को कहा, निशाना मिल गया, वह खुद अपनी कब्र में आ गई है। विक्रम सिंह ने बगल की चट्टान की दरार में लगे डायनामाइट का डेटोनेटर दबा दिया। ख्वैंग की आवाज के साथ ऊपर का बांध टूट गया। भारी मात्रा में मिट्टी और पानी सुनामी की तरह सैनिकों की ओर बढ़ा। यह एक प्राकृतिक आपदा नहीं, एक योजनाबद्ध हत्या थी। नहीं, प्रिया शर्मा ने इस निराशाजनक स्थिति में भी हार नहीं मानी। उन्होंने सैनिकों को लेकर एक ऊंची चट्टान के पीछे जाने की कोशिश की। सब सिर झुकाओ, सिकुड़ जाओ। कीचड़ का एक विशाल सैलाब उन पर टूट पड़ा। प्रिया शर्मा ने अपने पूरे शरीर से सैनिकों को ढक लिया। उनकी पीठ पर चट्टानें और लकड़ी के टुकड़े टकराए। हड्डियां टूटने जैसा दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने चीख भी नहीं मारी। अगर वह टूट गईं तो बच्चे मर जाएंगे। एक लहर गुजरने के बाद वे चमत्कारिक रूप से बच गए। प्रिया शर्मा की पीठ खून से लथपथ थी। कमांडर, आप ठीक हैं? सैनिक रोते हुए पूछ रहे थे। प्रिया शर्मा ने खून थूकते हुए हंस दिया। कहा था ना, कोई नहीं मरेगा। उन्होंने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा। विक्रम सिंह अविश्वसनीयता से उन्हें देख रहा था। प्रिया शर्मा की आंखों में एक नीली ज्वाला जली। उन्होंने अपनी जेब से एक वाटरप्रूफ बैग में रखा फ्लेयर गन निकाला। यह बचाव संकेत के लिए था, लेकिन अब यह एक हथियार था। कमीने, तूने मेरे बच्चों को छुआ। उन्होंने फ्लेयर गन को उस चट्टान के ऊपर की ओर निशाना बनाया जहां विक्रम सिंह खड़ा था, जहां की जमीन बारिश से कमजोर हो चुकी थी। फी, एक लाल फ्लेयर अंधेरे को चीरता हुआ उड़ा। उसने विक्रम सिंह को नहीं, बल्कि उस कमजोर जमीन को निशाना बनाया जिस पर वह खड़ा था। एक विस्फोट के साथ जमीन ढह गई। विक्रम सिंह ने अपना संतुलन खो दिया और लड़खड़ाने लगा। मिट्टी के साथ वह घाटी में नीचे गिर गया। वह पानी के बहाव में बहकर पलक झपकते ही गायब हो गया। सहायक, अब रस्सी खींचो। प्रिया शर्मा के संकेत पर इंतजार कर रहे सैनिकों ने रस्सी खींचना शुरू कर दिया। एक एक करके फंसे हुए 30 सैनिक सुरक्षित रूप से किनारे पर आ गए। जब प्रिया शर्मा आखिरी में ऊपर आईं, तो वह थककर जमीन पर गिर गईं। कमांडर, मेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ। सैनिक उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनके आंसू और बारिश का पानी मिलकर प्रिया शर्मा के चेहरे पर गिर रहा था। प्रिया शर्मा बेहोश होते हुए भी सैनिकों की गिनती कर रही थीं। 1, 2, 30। सब बच गए? जी मैम, सब सुरक्षित हैं, आपकी वजह से। अच्छा है, अच्छा है। प्रिया शर्मा बेहोश हो गईं। अगले दिन अस्पताल में प्रिया शर्मा पूरे शरीर पर पट्टी बांधे हुए आंखें खोलीं। उनकी 2 पसलियां टूट गई थीं और पूरे शरीर पर चोटें थीं, लेकिन जान को कोई खतरा नहीं था। कमरे का दरवाजा खुला और दूसरी बटालियन के सैनिक प्रतिनिधि अंदर आए। वे फूलों का गुलदस्ता नहीं, बल्कि हजारों कागजों से भरा एक डिब्बा लाए थे। यह क्या है? प्रिया शर्मा ने फटी हुई आवाज में पूछा। कमांडर, यह आपके पद से हटाने के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान है।
जब हमने सुना कि आपको बचाने के बाद कोर मुख्यालय अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहा है, तो पूरी यूनिट ने रात भर यह लिखा। सैनिकों के माता पिता ने भी इसमें हिस्सा लिया। प्रिया शर्मा की आंखें भर आईं। सत्ता और पैसे से बना शेर मंडल मजबूत था, लेकिन लोगों के दिलों को जीतने की ताकत उससे भी ज्यादा मजबूत थी। उन्होंने एक एक करके सैनिकों के हाथ पकड़े। शुक्रिया, तुम लोगों ने मुझे बचाया। सैनिकों के जाने के बाद प्रिया शर्मा ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश रुक गई थी और आसमान साफ था, लेकिन वह जानती थी विक्रम सिंह का शव नहीं मिला था और शेर मंडल इस असफलता के बाद उन पर और भी ज्यादा क्रूरता से हमला करेगा। उन्होंने बिस्तर के पास रखी मेज पर पड़ा विक्रम सिंह का वॉकी टॉकी उठाया। यह उन्हें घाटी से मिला था। उन्होंने वॉकी टॉकी का ट्रांसमिट बटन दबाया। सुन रहे हो? छिपे हुए चूहों। चर्र की आवाज के बाद खामोशी छा गई। इस बार मैं जीती और अगली बार तुम्हारी बारी है। भले ही मेरा शरीर टूट जाए, मैं तुम्हारे बनाए उस गंदे किले को जरूर ध्वस्त करूंगी। उन्होंने वॉकी टॉकी को तोड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। कर्नल प्रिया शर्मा, वह अब अकेली नहीं थीं। उनके पीछे उन्हें मानने वाले और उनका साथ देने वाले 2-500 सैनिक थे। अब जवाबी हमले का समय था। अस्पताल से छुट्टी लेते समय प्रिया शर्मा का शरीर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं था। उनकी पसलियों पर पट्टी बंधी थी और माथे पर टांके लगे थे। मेडिकल ऑफिसर ने उन्हें रुकने की सलाह दी, लेकिन वह उनकी जिद नहीं तोड़ सके। कमांडर, आपको कम से कम 1 हफ्ता और आराम की जरूरत है। मेरे सैनिक कीचड़ में लौट रहे हैं और मैं यहां सफेद चादर पर बैठकर खाना खाऊं? यह नहीं हो सकता। प्रिया शर्मा ने अपनी वर्दी के बटन लगाते हुए दृढ़ता से कहा। जब वह अस्पताल के दरवाजे से बाहर निकलीं, तो एक अद्भुत दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। अस्पताल के प्रवेश द्वार से लेकर पार्किंग तक पहली ब्रिगेड के सैनिक लाइन में खड़े थे। किसी ने उन्हें आदेश नहीं दिया था। छुट्टी पर आए सैनिक, ड्यूटी पर न होने वाले अधिकारी, सब अपनी मर्जी से आए थे। उनके हाथों में हमारा स्टार सिर्फ कर्नल प्रिया शर्मा है, हमारी रक्षा करने के लिए धन्यवाद जैसे नारे लिखे थे। जय हिंद कमांडर, आपके स्वस्थ होने पर बधाई। एक जोरदार नारे ने अस्पताल के प्रांगण को हिला दिया। प्रिया शर्मा कुछ देर तक उन्हें देखती रहीं, फिर धीरे धीरे सलामी दी। उनकी आंखें नम हो गईं। यही उनकी रक्षा करने का कारण था और लड़ने की ताकत। यूनिट में लौटने के बाद प्रिया शर्मा ने तुरंत एक ऑपरेशनल मीटिंग बुलाई, लेकिन इस बार ऑपरेशन का निशाना दुश्मन सेना नहीं थी। भारतीय सेना को दीमक की तरह खा रहा आंतरिक दुश्मन शेर मंडल का सरगना था। इंटेलिजेंस ऑफिसर, क्या मेजर जनरल वर्मा के मुलाकातियों का रिकॉर्ड मिला? जी मैम, वर्मा ने जेल से अपने वकील के जरिए बाहर संपर्क किया है। प्राप्तकर्ता जनरल बी के सिंह हैं। मीटिंग रूम में खामोशी छा गई। जनरल बी के सिंह, वह सेना के एक 4 स्टार जनरल थे, जो देश के सबसे वरिष्ठ कमांडरों में से एक थे और एक जीवित युद्ध नायक के रूप में पूजे जाते थे। अगले सेना प्रमुख के लिए वह पहली पसंद थे। वह एक आपराधिक संगठन के सरगना, एक नायक के मुखौटे के पीछे छिपा एक राक्षस। उन्होंने वर्मा को मोहरे की तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया, लेकिन वर्मा के पास जो अवैध धन का हिसाब था, वह अभी तक उनके हाथ नहीं लगा होगा। मुझे पता चल गया है कि वह हिसाब कहां है। प्रिया शर्मा ने एक नक्शा खोला। यह उत्तराखंड की गहरी पहाड़ियों में स्थित जनरल सिंह का निजी शिकारगाह था। ऊपरी तौर पर यह शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए एक सहायता फाउंडेशन का केंद्र था, लेकिन असल में यह शेर मंडल का गुप्त खजाना और अड्डा था। आज रात हम वहां हमला करेंगे। कोई आधिकारिक समर्थन नहीं है। अगर हम असफल हुए तो हमें विद्रोही मानकर मार दिया जा सकता है। सिर्फ वही लोग मेरे साथ रहें जो तैयार हैं। कोई भी बाहर नहीं गया, बल्कि ऑपरेशंस ऑफिसर, इंटेलिजेंस ऑफिसर और सैनिक प्रतिनिधि के रूप में आए हवलदार इंद्रजीत सिंह। सभी की आंखों में एक चमक थी। ठीक है, आज रात हम सैनिक नहीं, चोर बनेंगे। सेना के चुराए गए सम्मान को वापस लाने वाले रॉबिन हुड। रात 11 बजे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में। बारिश के बाद का पहाड़ी रास्ता खतरनाक था। प्रिया शर्मा और उनकी टीम ने वर्दी के बजाय काले घुसपैठ के कपड़े पहने थे और शिकारगाह के बाहर पहुंचे थे। शिकारगाह एक किले की तरह मजबूत था। ऊंची दीवारों पर कांटेदार तार लगे थे और निजी सुरक्षा गार्ड गश्त कर रहे थे। कहने को तो वे गार्ड थे, लेकिन असल में वे विशेष बल के पूर्व सैनिक थे। हवलदार,
ड्रोन उड़ाकर थर्मल इमेजिंग से अंदर के लोगों की संख्या पता करो। हवलदार इंद्रजीत ने एक छोटा ड्रोन उड़ाया। वह एक पूर्व इंजीनियरिंग का छात्र था। इमारत के अंदर 10, बाहर 6 लोग हैं। बेसमेंट में एक तिजोरी जैसा कमरा है जिसके दरवाजे पर 2 गार्ड हैं। बेसमेंट। प्रिया शर्मा ने ऑपरेशंस ऑफिसर को इशारा किया। हम एक ध्यान भटकाने वाली चाल चलेंगे। तुम मुख्य द्वार पर हंगामा करो। तुम एक तुल्लक सकते हैं कि हमलक केश के बाद को, ताकि मैं पीछे के दरवाजे से घुसकर बेसमेंट में जा सकूं। समझ गया? मैम, अपना ख्याल रखिएगा। आपकी पसलियां अभी भी ठीक नहीं हुई हैं। चिंता मत करो। हड्डियां टूट सकती हैं, लेकिन दांत अभी भी मजबूत हैं। ऑपरेशंस ऑफिसर की टीम ने मुख्य द्वार के पास जंगल में धुआं बम फेंका। धड़ाम। क्या हुआ? हमला हुआ है। गार्ड मुख्य द्वार की ओर भागे। इस मौके का फायदा उठाकर प्रिया शर्मा दीवार फांद गईं। यह पैरा एसएफ के दिनों में रोज की बात थी। घायल शरीर के बावजूद उनकी मानसिक शक्ति शारीरिक सीमाओं को पार कर रही थी। वह एक साये की तरह इमारत में घुस गईं। गलियारे में एक गार्ड मिला, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बंदूक निकालता, प्रिया शर्मा का हाथ उसके गले पर पड़ चुका था। वह बिना आवाज किए गिर गया। उसे एक कोने में छिपाकर वह बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतरी। बेसमेंट की तिजोरी के सामने 2 बड़े गार्ड खड़े थे। रास्ता छोड़ दो। प्रिया शर्मा की आवाज पर गार्डों ने डंडे निकाले और हमला किया। एक चूहा घुस आया है। प्रिया शर्मा ने सीधा मुकाबला करने के बजाय फुर्ती से झुककर उनके पैरों के बीच से निकल गईं और एक के घुटने पर लात मारकर उसे झुकाया और फिर दूसरे के पेट में घूंसा मारा। क्राह। खोंसा लगते ही वह मुंह से झाग निकालकर गिर गया। दूसरे ने पीछे से उनका गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे एक जूडो थ्रो से पटक दिया। धड़ाम। जोरदार झटके से वे बेहोश हो गए। प्रिया शर्मा तिजोरी के दरवाजे के सामने खड़ी हुई। इसमें एक आधुनिक बायोमेट्रिक लॉक लगा था, लेकिन उनके पास एक चाबी थी। वर्मा के ऑफिस से मिले फिंगरप्रिंट डेटा की एक सिलिकॉन कॉपी। उन्होंने कॉपी को स्कैनर है पर वर्मा को पर लगाया और बीप की आवाज के साथ भारी दरवाजा खुल गया। तिजोरी के अंदर नकदी के बंडल, सोने की ईंटें और दीवारों पर फाइलें भरी थीं। शेर मंडल की तरक्की की सूची, सैन्य आपूर्ति घोटाले का हिसाब, अवैध धन का उपयोग, भारतीय सेना को सड़ाने वाले सभी सबूत वहां थे। मिल गया। जब प्रिया शर्मा फाइलें अपने बैग में भर रही थीं, तभी, कमाल है, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहां तक पहुंच जाओगी। अंधेरे से एक जानी पहचानी आवाज आई। प्रिया शर्मा ने रुककर धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। तिजोरी के कोने में एक कुर्सी पर कोई बैठा था। जनरल के सिंह। उनके हाथ में एक पिस्तौल थी और वह आराम से प्रिया शर्मा पर निशाना साधे हुए थे। जनरल के सिंह, पद का नाम हटाकर नाम ले रही हो? बदतमीजी तो वैसी ही है। कर्नल शर्मा। जनरल सिंह खड़े होकर धीरे धीरे पास आए। तुम्हें लगता है कि तुम इन फाइलों के साथ बाहर निकल पाओगी? यह शिकारगाह मेरा राज्य है। बाहर मेरे 50 से ज्यादा आदमी हैं। आदमी या पैसे से खरीदे हुए भाड़े के सैनिक? असली सैनिक पैसे के लिए नहीं, सम्मान के लिए लड़ता है। सम्मान? हाँ हाँ, बेवकूफ लड़की। क्या सम्मान पेट भरता है? बूढ़े होकर रिटायर होने पर सिर्फ मेडल और जोड़ों का दर्द बचता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा की, उसका थोड़ा सा इनाम लेने में क्या बुराई है? जनरल सिंह के बेशर्म तर्क पर प्रिया शर्मा का खून खौल उठा। तुम्हारा वह इनाम मेरे सैनिकों का खाना, उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट और उनकी जान थी। अपना पेट भरने के लिए तुमने सिपाही सुमित को मारा, काली घाटी में मेरे बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया। उस खून की कीमत तुम कैसे चुकाओगे? मौत से। और शुरुआत तुमसे होगी। जब जनरल सिंह ट्रिगर दबाने वाले थे, तभी एक गोली की आवाज आई, लेकिन प्रिया शर्मा नहीं गिरी थी। जनरल सिंह के हाथ की पिस्तौल हवा में उछल गई। आह! जनरल सिंह हाथ पकड़कर चिल्लाए। गोली बाहर से आई थी, बेसमेंट के वेंटिलेशन शाफ्ट से एक सटीक निशाना। कौन है? प्रिया शर्मा ने वेंटिलेशन शाफ्ट की ओर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक जाना पहचाना कारतूस पड़ा था। यह विक्रम सिंह का विशेष कारतूस था। कर्ज चुका दिया, जैसे उसकी आवाज सुनाई दी हो। उसने उनकी मदद क्यों की, यह पता नहीं था, लेकिन अभी यह महत्वपूर्ण नहीं था। प्रिया शर्मा ने मौका नहीं गंवाया और जनरल सिंह पर झपटकर उन्हें दबोच लिया। खत्म हुआ। जनरल सिंह, तुम्हारा गंदा राज्य आज खत्म हो गया। उन्होंने जनरल सिंह को बांधा और फाइलें अपने बैग में भर लीं। बाहर से पहली ब्रिगेड के सैनिकों की जय जयकार की आवाज आ रही थी। मदद पहुंच चुकी थी।
एक हफ्ते बाद नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के सभागार में सभी वरिष्ठ कमांडरों की एक बैठक हो रही थी। रक्षा मंत्री सहित तीनों सेनाओं के प्रमुख और कोर कमांडर स्तर के सभी अधिकारी मौजूद थे और मंच के बीच में हाथ पर पट्टी बांधे जनरल के सिंह एक भाषण देने के लिए खड़े थे। वह बेशर्मी से अपने भ्रष्टाचार को छिपाकर सेना के अनुशासन पर भाषण दे रहे थे। सम्मानित देशवासियों और जवानों, हाल की कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से सेना की प्रतिष्ठा गिरी है। मैं कड़ी मेहनत से। तभी सभागार का दरवाजा खुला। वर्दी में सजी कर्नल प्रिया शर्मा सीधे अंदर चली। उनके पीछे मिलिट्री पुलिस नहीं बल्कि पहली ब्रिगेड के सैनिक प्रतिनिधि और सेना के मुख्य अभियोजक थे। सब हैरान रह गए। यह क्या है? कर्नल प्रिया शर्मा नहीं है। हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? जनरल सिंह का चेहरा बिगड़ गया। कर्नल शर्मा, यह क्या बदतमीजी है? तुरंत बाहर निकलो। प्रिया शर्मा मंच के नीचे रुकी। उन्होंने बिना डरे सैकड़ों जनरलों को देखा। भारतीय सेना पहली ब्रिगेड की कमांडर कर्नल प्रिया शर्मा। एक तत्काल रिपोर्ट है। उनकी आवाज बिना माइक के भी पूरे सभागार में गूंज गई। तत्काल रिपोर्ट? पागल हो गई है। मिलिट्री पुलिस, इस औरत को बाहर निकालो। जनरल सिंह चिल्लाए, लेकिन मिलिट्री पुलिस नहीं हिली। उन्हें पहले ही सेना के अभियोजक और रक्षा मंत्री से आदेश मिल चुका था। प्रिया शर्मा ने अपने हाथ में रखी मोटी फाइलें उठाईं। यह पिछले 10 सालों में शेर मंडल नामक एक गुप्त संगठन द्वारा किए गए अपराधों का रिकॉर्ड है। तरक्की के लिए रिश्वत, भ्रष्टाचार, सैन्य आपूर्ति घोटाले और सैनिकों की हत्या का आदेश देने के आरोप, और इन सब के सरगना आप हैं, जनरल के सिंह। सभागार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें जनरल सिंह पर टिक गईं। झूठ, यह सब बनावटी है। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं एक युद्ध नायक हूं। जनरल सिंह चिल्लाए, लेकिन प्रिया शर्मा मंच पर चढ़कर माइक पकड़ लीं। नायक नहीं, आप वर्दी में एक व्यापारी हैं, वह भी अपने सैनिकों की जान बेचने वाले एक बेईमान व्यापारी। प्रिया शर्मा ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। स्क्रीन पर वह वीडियो चल रहा था जिसमें जनरल सिंह गुप्त तिजोरी में प्रिया शर्मा पर पिस्तौल ताने हुए थे। ये कि पतराहा के बाद बंद ताने हुए थे। प्रिया शर्मा के शरीर पर लगे एक छोटे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। क्या सम्मान पेट भरता है? सिर्फ मेडल और जोड़ों का दर्द बचता है। वीडियो देखकर जनरलों के चेहरे पर हैरानी थी, जिसे वे सेना का सबसे बड़ा आदर्श मानते थे। उसका यह घिनौना चेहरा। रक्षा मंत्री अपनी जगह से उठे और अपना अंगूठा नीचे कर दिया। यह गिरफ्तारी का संकेत था। सेना के जांच अधिकारी मंच पर चढ़े और जनरल सिंह के दोनों हाथ पकड़ लिए। छोड़ो मुझे, मैं निर्दोष हूं, यह एक साजिश है। जनरल सिंह को ले जाया गया। उनके कंधे पर लगे 4 स्टार कांप रहे थे। प्रिया शर्मा ने उन्हें अंत तक देखा। उनके मन में बदला नहीं था, बस एक गहरी राहत और दुख था। ऐसे आदमी पर विश्वास करने वाले अनगिनत सैनिकों का समय बर्बाद हो गया था। प्रिया शर्मा फिर से माइक के सामने खड़ी हुई। कमांडरों और जवानों, हम पत्ते नहीं हैं। कभी कभी हम गिरते हैं, लालच में पड़ते हैं, लेकिन उन्होंने सभागार के पीछे खड़े पहली ब्रिगेड के सैनिकों को देखा। हवलदार इंद्रजीत सिंह, सिपाही कुमार और अनगिनत सैनिक उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। हमें स्टार्स के अधिकार की रक्षा नहीं करनी है, हमें इन सैनिकों की साफ आंखों की रक्षा करनी है। एक ऐसी पीठ बनना है जिस पर वे विश्वास कर सकें, एक ऐसी छत जो उन्हें बारिश और तूफान से बचाए। यही हमारी वर्दी का वजन है। उनका भाषण खत्म होते ही किसी ने ताली बजाई। शुरुआत छोटी थी, लेकिन जल्द ही पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह सिर्फ प्रिया शर्मा के लिए प्रशंसा नहीं थी, यह खोए हुए सैनिक सम्मान के पुनरुत्थान का जश्न था। मौसम बदला और पहली ब्रिगेड के कैंप में पतझड़ आ गया। परेड ग्राउंड के पेड़ों के पत्ते लाल हो गए थे। यूनिट पूरी तरह से बदल चुकी थी। मारपीट और प्रताड़ना खत्म हो चुकी थी और सैनिकों की हंसी बैरकों में गूंज रही थी। प्रिया शर्मा परेड ग्राउंड के एक बेंच पर बैठकर सैनिकों को फुटबॉल खेलते हुए देख रही थीं। प्लास्टर वाली टांग वाला सिपाही कुमार अब उड़ते हुए गोल कर रहा था। हवलदार इंद्रजीत सिंह रिटायरमेंट से पहले अपने साथी काम करने के लिए जूनियर्स को टिप्स दे रहा था। कमांडर, सिपाही कुमार पसीने से लथपथ दौड़ता हुआ आया। मैंने गोल किया, आपने देखा? देखा। तुम्हारा फॉर्म तो बहुत अच्छा है, तुम बाद में राष्ट्रीय टीम में भी खेल सकते हो। हे, यह सब आपकी वजह से है। मैम, उस दिन मुझे हार न मानने देने के लिए धन्यवाद।
सिपाही कुमार ने हिम्मत से सलामी दी। प्रिया शर्मा ने उठकर उसके धूल भरे कंधे को साफ किया। शुक्रिया, स्वस्थ रहने के लिए। तभी गेट की ओर से एक जानी पहचानी मोटरसाइकिल की आवाज आई। प्रिया, मानाथारा को एक परसाक्र मोटरसाइकिल। शर्मा ने सिर घुमाया तो काले हेलमेट पहने एक राइडर कुछ देर के लिए रुका। हेलमेट के शीशे के पार से एक निशान वाली आंखें दिखीं और फिर वह तेजी से गायब हो गया। विक्रम सिंह, वह पकड़ा नहीं गया था और कहीं और चला गया था। लेकिन प्रिया शर्मा जानती थीं कि वह अब दुश्मन नहीं था। शायद वे फिर कभी मिलेंगे। हवा चली और प्रिया शर्मा के बालों को बिखेर गई। उन्होंने आसमान की ओर देखा। ऊंचा नीला पतझड़ का आसमान। वहां अब कोई दमनकारी काले बादल या लालची स्टार्स की परछाई नहीं थी। सिर्फ एक चमकता हुआ सूरज और उसके नीचे चुपचाप अपनी जगह पर खड़े छोटे नायक थे। ऑपरेशंस ऑफिसर। जी कमांडर, आज रात पार्टी है। सभी सैनिकों के लिए तंदूरी चिकन की तैयारी करो। वाह, समझ गया मैम। सैनिकों की खुशी की आवाज पठानकोट के आसमान में फैल गई। नरक जैसी पहली ब्रिगेड अब नहीं थी। यह अब एक ऐसा घर था जहां इंसानों की गंध थी, जहां सच्चे साथी रहते थे। कर्नल प्रिया शर्मा के होठों पर आखिरकार एक सुकून भरी मुस्कान आई। उनका युद्ध खत्म हो गया था और एक नई शांति शुरू हो रही थी।